हाँ जी, तो ब्रेक हो गया है कंप्लीट और ब्रेक के बाद आप लोग वापस आ गए हैं मेरे पास आगे के डिस्कशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना और टाइम कहीं नहीं लगाएंगे और हम लोग फटाफट से शुरू करेंगे अपना आगे का पोर्शन। अब जल्दी से मुझे बताइए कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि वैल्यू चेन एनालिसिस का इस्तेमाल हम लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए किस तरीके से करते हैं, और अब बात करते हैं कि वैल्यू चेन एनालिसिस का इस्तेमाल हम लोग कॉस्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर मैं वैल्यू चेन एनालिसिस का इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन अब की बार मैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पैदा नहीं करना चाहता, बल्कि मैं कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता हूं, कॉस्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप मैं अचीव करना चाहता हूं, तो ये कैसे करूंगा। बहुत आसान बात है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइनिंग वाली एक्टिविटी की। आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो हम प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों को डिजाइन करते हैं। तो प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, प्रोसेस को डिजाइन करते हैं, तो अब यहां पर हम लोग कॉस्ट डिफरेंशिएशन कैसे अचीव कर सकते हैं। देखो बेटा, यहां पर कॉस्ट डिफरेंशिएशन अचीव करने के दो सिंपल से रास्ते हैं। सबसे पहला, आप अपना डिजाइन क्रिएट करने की कोशिश मत करो, बल्कि आप अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट लाओ, उसको खोलो, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो और अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने कॉम्पिटिटर के डिजाइन को, प्रोडक्ट को कॉपी कर लो, आप अपनी तरफ से कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश मत करो। और अगर आप कोई नया प्रोडक्ट डेवलप नहीं करते बल्कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को कॉपी करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका डिजाइनिंग का खर्चा नहीं लगेगा, तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दूसरी चीज आप लोग कर सकते हो, जब आप डिजाइनिंग वाली स्टेज में हो और आप अपनी डिजाइन डेवलप करवा रहे हो, तो आप अपने डिजाइन को बिल्कुल सिंपल रखवाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट का डिजाइन सिंपल होगा, अगर आपके प्रोडक्ट की असेंबली सिंपल होगी, तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन में लगने वाला जो टाइम है वो कम हो जाएगा, आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्ट में आने वाली खराबियां कम हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉस्ट लीडरशिप अचीव हो जाएगी। अगर यही कॉस्ट लीडरशिप आपको ऑपरेशन वाली स्टेज में अचीव करनी है, तो आपके पास ऑपरेशन वाली जो एक्टिविटी है वहां पर भी कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि आप सस्ता रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आपका जो कॉम्पिटिटर है वो मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है महंगा, आप उसी रॉ मटेरियल का सस्ता सब्स्टिट्यूट मार्केट में ढूंढो कि आप ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल इसकी जगह काम में ले सकते हो जिससे सेम क्वालिटी का माल बने लेकिन कॉस्ट थोड़ी कम आए। नंबर 2, आप मैनुअल वर्किंग की जगह मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअल वर्किंग में स्पीड कम होती है और मैनुअल वर्किंग में वर्कर को लगातार तनख्वाह देनी होती है, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आती है। लेकिन अगर अपन लोग मैनुअल वर्किंग की जगह ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब हुआ कि हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट या कौन सा काम घर में करना महंगा पड़ रहा है और बाजार से करवाना सस्ता पड़ रहा है, तो जो काम बाजार से करवाना सस्ता पड़ रहा है वो हम लोग आउटसोर्स कर देंगे। हम लोग ज्यादा मास लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे, और मास लेवल के ऊपर अगर अपन ने प्रोडक्शन किया तो ऑटोमेटिकली अपने को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। एंड लास्टली, आप ये भी कर सकते हो कि अपनी फैक्ट्री किसी बैकवर्ड एरिया में या ऐसे किसी एरिया में लगाओ जहां पर गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिलती हो। जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी जगह पे इस तरह की स्कीम्स लेकर के आती है कि अगर आपने इस एरिया में फैक्ट्री लगाई तो हम आपको बिजली मुफ्त में दे देंगे, या हम आपको बिजली सब्सिडाइज्ड रेट पर दे देंगे, या फिर हम आपको फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन मुफ्त में दे देंगे, हम आपको मशीनें मुफ्त में दे देंगे। तो भैया आप अपनी इंडस्ट्री को किसी ऐसे एरिया में सेट कर सकते हो जहां पर गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिलती हो, और अगर गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिलती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है। नंबर 3, मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स वाली जो एक्टिविटी है, अगर यहां पर आपको अपनी कॉस्ट कम करनी है तो आप सस्ता डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो आप लोग ढूंढो, और सस्ता डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर आप लोग ढूंढोगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आपको कॉस्ट लीडरशिप अचीव हो जाएगी। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया था, अमेज़न। अमेज़न जो है उसने क्या किया कि अमेज़न ने अपने रिटेल स्टोर नहीं खोले, बल्कि अमेज़न ने ऑनलाइन अपना माल बेचना शुरू किया। इसके अलावा अमेज़न ने अपने बिजनेस पार्टनर्स बनाए, अमेज़न ने कोई स्टॉक कैरी नहीं किया। अब एक बात जरा सोचो, अगर अमेज़न के पास में कोई भी स्टॉक नहीं है और अमेज़न का कोई भी रिटेल स्टोर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अमेज़न ने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अडॉप्ट कर रखा है
वो कॉस्ट इफेक्टिव है, उसकी कॉस्ट बहुत कम है और इसी वजह से ये लोग इतनी कम रेटों में माल दे पाते हैं। ओके, एंड लास्ट वन इज कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस जो है वो उस एक्टिविटी में भी हम लोग अपनी कॉस्ट जो है वो बचा सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो हमारा कस्टमर सर्विस है, उस कस्टमर सर्विस वाली एक्टिविटी में भी हम लोग अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कैसे? हम ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं कस्टमर रिस्पॉन्स के लिए। जैसे मतलब कस्टमर ने अगर हमारे पास डायल किया कि भाई मतलब किसी कस्टमर के पास हमारा जो सामान है, जो हमारे इक्विपमेंट है वो खराब हो गया और हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाके खराब हो गया। अब कस्टमर फोन करेगा कस्टमर केयर पे, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो आप ये नंबर दबाएं, ये करें, ये करें, ये करें। तो हमने क्या किया, एक ऑटोमेटेड वॉइस सॉफ्टवेयर बना दिया जिससे कस्टमर इंक्वायरी को हैंडल करना आसान हो गया और कॉस्ट भी नहीं लगी। तो ऑटोमेटिकली अपने को कॉस्ट लीडरशिप अचीव हो जाएगी, ठीक है। नंबर 2, आप हाई क्वालिटी का माल बनाना शुरू करो। अगर आपने हाई क्वालिटी का माल बनाया तो ऑब्वियस ही बात है फिर आपको रिपेयर या आपको कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 3, अपने कस्टमर जो है वो बहुत बार अपने को कॉल करता है इंस्टॉलेशन के लिए, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोग अपने प्रोडक्ट के साथ में एक वीडियो दे दो जिसमें इंस्टॉल करने का पूरा तरीका जो है वो एक्सप्लेन किया जाए और कस्टमर उस वीडियो को देखकर खुद ही इंस्टॉलेशन कर लेगा। और अगर कस्टमर ने खुद ने इंस्टॉलेशन कर लिया तो ऑटोमेटिकली हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे आजकल कस्टमर सेल्फ प्रोसेसिंग या सेल्फ हेल्प जैसी जो एक्टिविटीज है वो ऐड कर दी जाती है, इससे भी हमारी कस्टमर सर्विस कॉस्ट कम होती है। जिसका एक एग्जांपल हो सकता है एटीएम। आपको पता है पहले कस्टमर बैंकों में लाइन में लग करके पैसा निकाला करते थे, लेकिन अब एटीएम मशीन बाहर लगी हुई है, कस्टमर डायरेक्टली जाकर खुद अपना पैसा निकाल सकता है। तो यहाँ पे कस्टमर अपना ट्रांजैक्शन खुद प्रोसेस कर रहा है और ऐसा करने से हमारी जो कस्टमर सर्विस कॉस्ट है वो कम हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है मैं वैल्यू चेन एनालिसिस का इस्तेमाल करूंगा और मैं डिजाइनिंग वाली एक्टिविटी में, ऑपरेशन वाली एक्टिविटीज में या फिर मार्केटिंग एंड सेल्स वाली एक्टिविटी में या फिर कस्टमर सर्विस वाली एक्टिविटी को बदलकर उसमें बदलाव करके मैं उन्हें बेहतर भी बना सकता हूं और कॉस्ट भी कम कर सकता हूं। एंड दैट इज कॉल्ड वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर कॉस्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ और ये लीजिए बेटा, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस का इस्तेमाल करके अपना जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है, जो हमारी कोर कॉम्पिटेंस है, हम उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में अपन लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे। देखो, वैल्यू चेन एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज का एनालिसिस करना। दैट इज कॉल्ड वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब मैं मेरी एक्टिविटीज का एनालिसिस करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे अचीव कर सकता हूं, मैं यहां पे इसके बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे बेटा इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस की। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर ये इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस क्या है, जरा ध्यान से समझो। एक बात को समझो कि अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूं, मैं उन सारी की सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करूं, एनालाइज करूं, उनके कॉस्ट ड्राइवर को एनालाइज करूं, उनका आपस में रिलेशनशिप एनालाइज करूं और आइडेंटिफाई कर लूं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं, मैं उनको आइडेंटिफाई कर लूं। अब मेरे लिए कॉस्ट डिफरेंशिएशन अचीव करना कितना आसान काम रहेगा। मैं क्या करूंगा, मैं सारी की सारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को बंद कर दूंगा। अब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को अगर मैंने बंद कर दिया तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को कम कॉस्ट में लेकिन सेम यूटिलिटी के साथ में, मतलब प्रोडक्ट की यूटिलिटी को कम किए बिना, प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी को कम किए बिना,
प्रोडक्ट को इंपेयर किए बिना, तो प्रोडक्ट को इंपेयर किए बिना उन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को कैरी आउट करने का कोई बेहतर तरीका मैं ढूंढ के निकाल दूंगा, और अगर मैंने बेहतर तरीका ढूंढ के निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। जरा मेरी बात को दोबारा सुनो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तुम जानते हो दो तरह की होती है, या तो कॉस्ट कम होगी या प्रोडक्ट बेटर होगा। पहले मैं बात कर रहा हूं इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस के बारे में, कि जो मेरी इंटरनल कॉस्ट है उस इंटरनल कॉस्ट को मैं कैसे कम करूं कि मुझे कॉस्ट डिफरेंशिएशन अचीव हो जाए। नंबर 2, मैं एनालाइज करूंगा इंटरनल डिफरेंशिएशन, मतलब मेरी इंटरनल प्रोसेसेस का, मैं इंटरनल एक्टिविटीज का एनालिसिस करूंगा ताकि मुझे यह पता चले कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे लोगों के प्रोडक्ट से बेटर कैसे हो सकता है। ठीक है, अब इस बारे में जरा ध्यान से सुनो। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, सबसे पहली बात, सबसे पहला मैं यहां पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लूंगा। फिर उन एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज मैंने आइडेंटिफाई की, मैं उनके सारे के सारे कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई कर लूंगा। कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उन एक्टिविटीज का आपस में जो रिलेशनशिप है, आपस में जो कनेक्शन है, कौन सी एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी को इफेक्ट करती है, वो रिलेशनशिप में आइडेंटिफाई कर लूंगा, एनालाइज कर लूंगा। ऐसा सब करने से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी हैं और मेरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी हैं। मैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को बंद करने का तरीका ढूंढूंगा और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को इंप्रूव करने का तरीका ढूंढूंगा, और अगर मैंने ये दोनों काम कर लिए तो ऑटोमेटिकली मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी और मुझे कॉस्ट लीडरशिप अचीव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे वैल्यू चेन एनालिसिस का इस्तेमाल करना है इंटरनल डिफरेंशिएशन के लिए, मतलब मुझे अपनी प्रोसेसेस को इंप्रूव करना है ताकि मेरा प्रोडक्ट मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहला, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई करो कि आप क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। कर लिया। नंबर 2, अब आइडेंटिफाई करो, हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करो कि ये एक्टिविटी मेरे प्रोडक्ट में कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करती है। समझा क्या? मैंने बोला सबसे पहला आप अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, फिर हर एक एक्टिविटी में ये आइडेंटिफाई करो कि ये एक्टिविटी मेरे प्रोडक्ट में कौन सी यूटिलिटी पैदा करती है, मतलब मेरे प्रोडक्ट में कौन सी फंक्शनैलिटी, कौन सी चीज क्रिएट करती है ये एक्टिविटी, ये आइडेंटिफाई करो। नंबर 3, अब हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करके देखो कि क्या इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का तरीका बदलने पर कस्टमर को मिलने वाली यूटिलिटी इंक्रीज हो सकती है क्या। मेरी बात को सुनो, मैं हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का जो मेरा तरीका है उसे एनालाइज करूंगा और उसे एनालाइज करके देखूंगा कि क्या इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का तरीका बदलने से, क्या इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का तरीका बदलने से कस्टमर को मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी क्या। और अगर ऐसा होगा तो मैं अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का तरीका चेंज कर दूंगा। तो जरा समझो, सारे ऑर्गेनाइजेशन सेम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिविटी परफॉर्म करने का तरीका अलग होने की वजह से उनका प्रोडक्ट बेटर दिखता है। तो हम लोग भी यही बोल रहे हैं कि हम अपनी हर एक एक्टिविटी को बेटर तरीके से परफॉर्म करने के तरीके ढूंढेंगे, और ऐसा करने पर हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? नंबर 3 है वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस का मतलब, आपको पता है जैसे मुझे जो रॉ मटेरियल देने वाला सप्लायर है, ऑब्वियस ही बात है वो भी अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है तब जाके वो रॉ मटेरियल बनता है। फिर उस रॉ मटेरियल के ऊपर मैं बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता हूं और मैं बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता हूं तब वो प्रोडक्ट बनता है, और फिर ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है और कस्टमर उस पर बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। कस्टमर उसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। अब मेरी बात को सुनो, मैं सप्लायर की वैल्यू चेन का एनालिसिस करूंगा। वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब सप्लायर की सारी एक्टिविटीज को एनालाइज करूंगा।
और मुझे जब मैं सप्लायर की वैल्यू चेन का एनालिसिस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सप्लायर की वैल्यू चेन में या सप्लायर की एक्टिविटी में अगर ये बदलाव हो जाए तो मुझे ये फायदा मिलेगा, या तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी या मेरा प्रोडक्ट बेटर हो जाएगा। तो मैंने सप्लायर की वैल्यू चेन का एनालिसिस किया, मैंने सप्लायर की एक्टिविटीज का एनालिसिस किया और एनालिसिस करके देखा कि सप्लायर अगर अपनी इस एक्टिविटी को बदल दे तो मुझे या तो कॉस्ट डिफरेंशिएशन अचीव हो जाएगा या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव हो जाएगा। तो मैं सप्लायर को बोलकर वो एक्टिविटी चेंज करवा दूंगा और सप्लायर को बोलकर मैं वो एक्टिविटी चेंज करवा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को कॉस्ट डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव हो जाएगा। ठीक। नंबर 2, मैं अपनी वैल्यू चेन का एनालिसिस करूंगा और मैं अपनी वैल्यू चेन का एनालिसिस करके अपनी कॉस्ट को कम करने या प्रोडक्ट को इंप्रूव करने का तरीका ढूंढूंगा, जो ऑलरेडी मैं 2 पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूं। नंबर 3, मैं कस्टमर की वैल्यू चेन का भी एनालिसिस करूंगा, क्योंकि कस्टमर की वैल्यू चेन का एनालिसिस करने से मुझे पता चलेगा कि जब मेरा प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है तो कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। और सोचो, अगर मैं अपनी वैल्यू चेन में ऐसा बदलाव करूं या अपने सप्लायर की वैल्यू चेन में ऐसा बदलाव करवा दूं जिससे मेरे कस्टमर को एक्टिविटीज परफॉर्म ना करनी पड़े, जिससे मेरे कस्टमर को मेरा जो कस्टमर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है वो एक्टिविटीज और बेटर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली मेरा कस्टमर मुझसे ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा, मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर कंसिडर करेगा और मुझे कॉस्ट डिफरेंशिएशन अचीव हो जाएगा, मुझे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव हो जाएगा। तो वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस कहता है आप अपने सप्लायर की वैल्यू चेन को भी एनालाइज करो, अपनी वैल्यू चेन को भी एनालाइज करो और कस्टमर की वैल्यू चेन को भी एनालाइज करो और तीनों की वैल्यू चेन को सिंक्रोनाइज करो। मतलब तीनों की वैल्यू चेन को सिंक्रोनाइज करो, मतलब कस्टमर की वैल्यू चेन को देखते हुए सप्लायर की वैल्यू चेन में अगर कोई बदलाव करवाना जरूरी लगता है तो करवाओ, ताकि कस्टमर को मिलने वाली वैल्यू बढ़ जाए। कस्टमर की वैल्यू चेन को देखो, कस्टमर की वैल्यू चेन को देखकर आप अपनी वैल्यू चेन को चेंज करो, अपनी वैल्यू चेन को देखकर आप सप्लायर की वैल्यू चेन को चेंज करवाओ या सप्लायर की वैल्यू चेन को देखकर अपनी वैल्यू चेन जो है उसमें चेंज करवाओ। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट डिफरेंशिएशन अचीव होगा। ठीक है। तो बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। एक बात मुझे बताओ कि जैसे मैंने बुक लिखी, ठीक है, मैंने बुक लिखी और मेरी लिखी हुई बुक अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप बुक खोलोगे और बुक खोलकर आप सबसे पहले लिखोगे अपना नाम। अब मुझे पता है आप बुक के ऊपर अपना नाम लिखोगे। मान लीजिए आपने जब मेरी पेन ड्राइव परचेज की और मेरे को पता है कि जब बुक आपके पास जाएगी तो आप सबसे पहले बुक के ऊपर अपना नाम लिखोगे, तो मैंने क्या किया कि मैंने जब आपको बुक डिस्पैच करनी थी तो बुक डिस्पैच करने से पहले मैंने ऊपर आपका नाम प्रिंट करवा दिया। अब आप मुझे बताइए, आपको जो एक काम करना पड़ता वो नहीं करना पड़ा और आपको अपनी बुक के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ दिखेगा, यू विल बी फीलिंग मोर सेटिस्फाइड। नंबर 2, जब आप बुक पढ़ोगे तो आप इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट करोगे, लेकिन सोचो अगर मैंने बुक, अब मुझे पता है कि आप बुक पढ़ते टाइम इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट करोगे और अगर मैंने अपनी बुक में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बातों को बोल्ड करके दे दिया तो आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू विल बी फीलिंग मोर सेटिस्फाइड। तो बात को समझो, मैंने तुम्हारी वैल्यू चेन का एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी वैल्यू चेन को चेंज किया, then you will feel more satisfied. This is called vertical linkage analysis. That is called vertical linkage analysis. जैसे अब मैं उल्टा बताता हूं, मेरा जो प्रिंटर है वो कहता है कि सर आपकी जो बुक का साइज है वो अलग है और आपकी बुक का साइज अलग होने की वजह से मुझे पेपर जो है वो अलग साइज में काटना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और वेस्टेज होती है। मैंने क्या किया, मैंने पब्लिशर जो है, बुक प्रिंट करने वाला जो मेरा प्रिंटर है, उसकी वैल्यू चेन को मैंने एनालाइज किया और मैंने देखा मेरी वजह से उस एक्टिविटी में इसे दिक्कत आती है, तो मैंने अपनी बुक का साइज A4 कर दिया और मेरी बुक का साइज अगर A4 हो गया तो उसका पेपर काटने का काम बहुत इजी हो गया। तो आप समझो मैंने उसकी वैल्यू चेन को देखकर अपनी वैल्यू चेन को चेंज कर दिया और अल्टीमेटली फायदा
दोनों को हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। तो सिंपल सी बात है, अपने सप्लायर की वैल्यू चेन को देखो, अपनी वैल्यू चेन को देखो, कस्टमर की वैल्यू चेन को देखो, और तीनों की वैल्यू चेन को सिंक्रोनाइज कर लो, ताकि सप्लायर को भी बेनिफिट हो, आपको भी बेनिफिट हो, कस्टमर को भी बेनिफिट हो। और अगर ऐसा हो पाया तो आपको कॉस्ट डिफरेंशिएशन भी मिलेगा और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी मिलेगा, और भैया आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। अब मेरी बात को जल्दी से बताओ, अगर वैल्यू चेन अप्रोच आपको लगाने को बोला जाए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज असेस करने के लिए, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने के ऑप्शन ढूंढने के लिए, अगर आप वैल्यू चेन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हो तो कैसे करोगे? सबसे पहला इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। अब अगर आपको इंटरनल कॉस्ट का एनालिसिस करना है तो सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, उनकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो, उनके कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करो, उनका आपस में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करो। ये सब करने से आपको नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी और वैल्यू एडेड एक्टिविटी अलग अलग पता चल जाएगी। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को बंद कर दो, और जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, सुनो, जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उनको बेटर तरीके से परफॉर्म करने का रास्ता निकाल लो। और अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको कॉस्ट डिफरेंशिएशन अचीव हो जाएगा। नंबर 2, इंटरनल डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहला सारी की सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, सारी की सारी एक्टिविटीज जो है उनमें ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सी एक्टिविटी प्रोडक्ट में क्या यूटिलिटी क्रिएट करती है, और उसके बाद में उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बेहतर तरीके, बेहतर ऑप्शन आप लोग ढूंढो, ताकि हर एक्टिविटी को अगर आपने बेहतर तरीके से परफॉर्म करने का तरीका ढूंढ लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट भी कस्टमर के लिए बेटर हो जाएगा, मतलब आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, मतलब सप्लायर की वैल्यू चेन, अपनी वैल्यू चेन और कस्टमर की वैल्यू चेन, तीनों को एनालाइज करो, तीनों को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करो, ताकि तीनों के लगने वाले एफर्ट मिनिमाइज हो जाएं, और इससे आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी मिलेगा और आपको कॉस्ट डिफरेंशिएशन भी मिलेगा। एंड दैट इज कॉल्ड वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आखिरी बात करते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस की आखिरी बात डिस्कस करता हूं, और आखिरी बात है लिमिटेशंस ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। अब तक हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस के बहुत सारे फायदों की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन वैल्यू चेन एनालिसिस हर जगह लगाना भी संभव नहीं होता। वैल्यू चेन एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और वो लिमिटेशन भी अपने को यहां पर समझनी पड़ेगी। सबसे पहली लिमिटेशन वैल्यू चेन एनालिसिस में आती है कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब एक बात सोचो कि आप एक फैक्ट्री के अंदर गए, और फैक्ट्री के अंदर जाकर अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे सारी की सारी एक्टिविटीज को, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा एनालिसिस लगेगा एक एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने में। आप सामने देखकर जो मोटी मोटी एक्टिविटीज हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन बारीकी से जो इंटरनली छोटी छोटी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और अगर आइडेंटिफाई करना है तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली अफेयर है। ठीक है, नंबर 2, हम लोग कॉस्ट, रेवेन्यू और एसेट जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए फाइनेंशियल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग जानते हो फाइनेंशियल डेटा जो है वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। एक बात को समझो, वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए जो कॉस्ट, रेवेन्यू और एसेट की वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो कहां से लेते हैं? वो लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा कंप्लीटली डिपेंड करता है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी पर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो डेटा काम में ले रहे हैं वो एक सब्जेक्टिव डेटा है, और उस डेटा के ऊपर हम पूरी तरह रिलाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट होती तो हमारा कॉस्ट, रेवेन्यू और एसेट का अमाउंट भी डिफरेंट होता। तो उस एनालिसिस के ऊपर आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं। तीसरी लिमिटेशन है कि जब हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस करते हैं तो हम लोग सिंगल पीरियड का फाइनेंशियल डेटा काम में लेते हैं। मतलब
अगर आज मैं वैल्यू चेन एनालिसिस करूंगा तो मैं इसी साल का, मतलब जो मेरा करंट ईयर है, मैं इसके डेटा को इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आप लोग को पता है सब्जेक्ट टू वेरिएशंस, मतलब आप लोग को मालूम है बहुत सारे कंट्रोलेबल वेरिएंसेस आते हैं, बहुत सारे अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस आते हैं। इस वजह से वेरिएंसेस के होने की वजह से आप किसी भी एक साल के फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पर अपना वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं कर सकते हो। तो फाइनेंशियल डेटा जो है वो सब्जेक्टिव डेटा है, ये भी प्रॉब्लम है। और फाइनेंशियल डेटा आप एक ही साल का काम में ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं दे पाएगा। एक साल का डेटा जो है वो बहुत सारे वेरिएंसेस को कवर करता है, और क्योंकि वो बहुत सारे कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस को कवर करता है तो आप उस सिंगल पीरियड के डेटा के बेसिस पर अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते हो। अगली प्रॉब्लम आती है कि हम लोगों को हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बहुत सारे खर्चों को सारी की सारी एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में कोई भी ऐसा फुल प्रूफ तरीका नहीं होता है, ऐसा कोई जबरदस्त तरीका नहीं होता जिससे हम 100% एक्यूरेसी के साथ में कॉस्ट को सारी एक्टिविटीज के बीच में बांट पाए। तो सारी की सारी कॉस्ट को सारी की सारी एक्टिविटीज के बीच में बांटना आसान काम नहीं है। अगली प्रॉब्लम, जो हमारी एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज का जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना या उनकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना यह हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके अलावा जब हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस करते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो हमारा साथ नहीं देते, क्योंकि वैल्यू चेन एनालिसिस जो है ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का काम है, ये बहुत ज्यादा एफर्ट और बहुत ज्यादा टाइम डिमांड करता है। और ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉइज अपने रेगुलर काम में इतने मस्त होते हैं और उनको पता है कि उनको रेगुलर काम करने की सैलरी मिलती है, वो कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए या एक्स्ट्रा एफर्ट कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं होते। तो वैल्यू चेन एनालिसिस जो है वो करने के लिए हमें एम्प्लॉइज की तरफ से भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। ठीक है। एंड लास्ट वन, वैल्यू चेन एनालिसिस जो है वो एक आर्ट है, इट इज नॉट अ साइंस। तो ये आर्ट है, साइंस नहीं है। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा अगर वैल्यू चेन एनालिसिस अगर साइंस होता तो हर एक आदमी का वैल्यू चेन एनालिसिस सेम आता, लेकिन क्योंकि वैल्यू चेन एनालिसिस एक आर्ट है इसलिए हर एक व्यक्ति का वैल्यू चेन एनालिसिस अलग अलग होगा। अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं वैल्यू चेन एनालिसिस करूंगा तो मेरा वैल्यू चेन एनालिसिस अलग होगा। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है सेम बिजनेस में है, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन वो जब वैल्यू चेन एनालिसिस करेंगे तो उनका वैल्यू चेन एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब मेरा वैल्यू चेन एनालिसिस डिफरेंट होगा, दूसरे का वैल्यू चेन एनालिसिस डिफरेंट होगा, तो इंटर फर्म कंपैरिजन कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बेंचमार्किंग कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो बेटा वैल्यू चेन एनालिसिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हर एक एंटिटी का वैल्यू चेन एनालिसिस अलग होगा और इस वजह से दूसरी एंटिटी के वैल्यू चेन एनालिसिस के साथ में आप उसे कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपसे बोला जाए कि वैल्यू चेन एनालिसिस की लिमिटेशंस बताओ, ये ध्यान रखना ये वाला जो पॉइंट है ये केस स्टडी के अंदर बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे केस स्टडी में एक एग्जांपल बनाएंगे जिसमें वैल्यू चेन एनालिसिस की बात होगी और बाद में एक आदमी बोलेगा नहीं नहीं वैल्यू चेन एनालिसिस जो है वो ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस है, बताओ वो क्या सारी लिमिटेशंस है। तो ऐसा करके केस स्टडी के अंदर एक लिमिटेशंस का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि वैल्यू चेन एनालिसिस में एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। नंबर 2, जो हमारी एक्टिविटीज है उनके कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। नंबर 3, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किसकी सहायता से होगा? एम्प्लॉइज की सहायता से होगा, लेकिन एम्प्लॉइज इस बात के लिए सहायता देने के लिए तैयार नहीं होते, तो एम्प्लॉइज की जो रेजिस्टेंस है वो हम लोगों को बियर करनी पड़ती है। नंबर 4, वैल्यू चेन एनालिसिस एक आर्ट है, साइंस नहीं है, और आर्ट हर आदमी का अलग अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वैल्यू चेन एनालिसिस है वो अलग होगा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू चेन एनालिसिस है वो अलग होगा, तो ये इंटर फर्म कंपैरिजन या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा अगली प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल डेटा का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक सब्जेक्टिव डेटा है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी बदलने पर ये डेटा भी बदल जाएगा। इसके अलावा हमें
सारे खर्चों को सारी एक्टिविटीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन सारे खर्चों को सारी एक्टिविटीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई एप्रोप्रिएट तरीका या 100% एक्यूरेट तरीका होता ही नहीं है। ठीक है, नंबर लास्ट, जो फाइनेंशियल डेटा है जो हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस के काम में ले रहे हैं, वो एक सिंगल पीरियड का डेटा है, और एक सिंगल पीरियड के डेटा के बेसिस पर आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, बात खत्म। तो चलिए बेटा, यहां पर बात खत्म होती है वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में। आपको मैं बता दूं, वैल्यू चेन एनालिसिस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। वैल्यू चेन एनालिसिस में हमने टोटल 15 टॉपिक डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप लोग जब ये याद करें या जब आप ये रिवाइज करें, तो आप रिवाइज कैसे करेंगे? आप रिवाइज करते टाइम डिटेल मत देखो, आप टॉपिक्स देखो। आप सबसे पहला टॉपिक देखो, मीनिंग ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, और याद करने की कोशिश करो कि वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है कि हम लोग एक प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने से पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और उन बहुत सारी एक्टिविटीज के बंच को हम लोग बोलते हैं वैल्यू चेन। क्या बोलते हैं? वैल्यू चेन। और उस वैल्यू चेन का एनालिसिस कहलाता है, उन सारी एक्टिविटीज का एनालिसिस कहलाता है वैल्यू चेन एनालिसिस, ताकि हम लोगों को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट डिफरेंशिएशन के रूप में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव हो पाए। ठीक है, नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अब आप याद करो, एक्टिविटीज कितने तरह की होती है? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जो प्रोडक्ट को वो एक्टिविटी जो कस्टमर को यूटिलिटी प्रोवाइड करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी। और जो डायरेक्टली यूटिलिटी क्रिएट नहीं करती कस्टमर के लिए, दे आर सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब याद करो, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है उनके लिए प्राइमरी एक्टिविटीज होती है 4, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज होती है 5 और सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है 4। कौन सी? सबसे पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक, मतलब जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसे रिसीव करना, संभालना और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, उसके अलावा मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड लास्ट वन कस्टमर सर्विस। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं एचआर, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये 4 क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटीज। अगर वैल्यू चेन एनालिसिस किसी सर्विस सेक्टर एंटिटी के लिए किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? वैल्यू शॉप मॉडल। और वैल्यू शॉप मॉडल वही वैल्यू चेन एनालिसिस है, लेकिन ये किया जा रहा है किसके लिए? सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटी के लिए। सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटीज जो है उनके लिए 5 प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं और 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं। जो 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज है वही सेम है। सबसे पहला प्रोक्योरमेंट, दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तीसरा एचआर मैनेजमेंट और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज, लीगल अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिट, ये सब लीगल। ठीक है, तो ये 4 जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है ये तो सेम होती है। अब 5 प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी है? सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, और प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो कलेक्ट करो। नंबर 2, प्रॉब्लम के लिए जितनी भी सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशंस के ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो। नंबर 4, उस बेस्ट ऑप्शन को इंप्लीमेंट करो और इसके इंप्लीमेंटेशन को कंट्रोल करो। एंड नंबर 5, जो भी आपने इंप्लीमेंट किया, जो भी सॉल्यूशन आपने इंप्लीमेंट किया, उसके रिजल्ट को इवैल्यूएट करो, रिजल्ट को आइडेंटिफाई करो, रिजल्ट को चेक करो कि वो रिजल्ट सही रहा या नहीं रहा, और नहीं रहा तो वापस स्टेप नंबर 1 पे पहुंच जाओ। ठीक है, ओके। इसके बाद में मैंने आप लोगों को पढ़ाया स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। अब स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस में मैंने आपको बताया था 3 तरह के फ्रेमवर्क होते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए। सबसे पहला इंडस्ट्री का एनालिसिस, नंबर 2 कोर कॉम्पिटेंस जो है उसका एनालिसिस, और तीसरा सेगमेंट एनालिसिस। सबसे पहला इंडस्ट्री के एनालिसिस में हमने देखा था कि जो बायर है उसकी बार्गेनिंग पावर को एनालाइज करते हैं, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर को एनालाइज करते हैं, जो न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट है अपने को उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, और जो हमारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं उन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के थ्रेट को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो बेटा अपन लोग माइकल पॉटर के 5 पॉइंट्स को यहां पर फॉलो करते हैं, और माइकल पॉटर के जो 5 पॉइंट्स है वो क्या है? माइकल पॉटर के 5 पॉइंट्स है, सबसे पहला आप बायर की बार्गेनिंग पावर को एनालाइज करो,
सप्लायर की बार्गेनिंग पावर को एनालाइज करो, सब्स्टिट्यूट के थ्रेट को देखो, न्यू एंट्रेंट के थ्रेट को देखो, और इनके अलावा आप इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन जो है उसको देखो। तो ये 5 फैक्टर अपन लोग एनालाइज करते हैं इंडस्ट्री का एनालिसिस करने के लिए। दूसरा फ्रेमवर्क होता है कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस, मतलब हम अपनी कोर कॉम्पिटेंस को एनालाइज करते हैं। एक बात को ध्यान रखना कि कोर कॉम्पिटेंस हमेशा 2 चीजों से अराइज होती है। एक, आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो दूसरे के पास नहीं है, ये रिसोर्स टेंजिबल और इंटेंजिबल किसी भी प्रकार का हो सकता है। और दूसरा, यदि आपके पास कैपेबिलिटी है उस रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन करने की, मतलब आप रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले बेटर तरीके से कर सकते हो, तो ये 2 रीजन होते हैं जिनसे आपकी कोर कॉम्पिटेंस अराइज होती है। तो सिंपल सी बात है, कोर कॉम्पिटेंस का मतलब होता है ऐसी कोई फीचर, ऐसी कोई ताकत जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर नजर आता है, देन दैट इज कॉल्ड योर कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस 2 तरीके से अराइज होती है। पहला, कोर कॉम्पिटेंस अराइज होती है आपकी एबिलिटी टू एक्सेस रिसोर्सेज, मतलब आपको किसी ऐसे रिसोर्स का एक्सेस है, आपके पास कोई ऐसा टेंजिबल या इंटेंजिबल रिसोर्स है जो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। और दूसरा, आपके पास उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने की बेटर एबिलिटी मौजूद है। तो इन 2 चीजों से आपकी कोर कॉम्पिटेंस अराइज होगी। उसके बाद में था सेगमेंट एनालिसिस, और तीसरा फ्रेमवर्क होता है सेगमेंट एनालिसिस, जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के सेगमेंट बनाकर सारे सेगमेंट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन कस्टमर वाइज भी हो सकता है, ये आइडेंटिफिकेशन ज्योग्राफिकल वाइज भी हो सकता है, ये आइडेंटिफिकेशन बिजनेस वाइज भी हो सकता है। नंबर 2, फिर हम लोग अपने सारे सेगमेंट्स को कवर करने के लिए, सारे सेगमेंट्स की डिटेल कवर करने के लिए हम लोग सेगमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, और सेगमेंट मैट्रिक्स में हम लोग ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी कवर करेंगे और बिजनेस सेगमेंट भी कवर करेंगे। उसके बाद में हम हर एक सेगमेंट का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब इस सेगमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो क्या होगा। नंबर 4, हम सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, मतलब ये सेगमेंट हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसे हम लोग एनालाइज करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड सेगमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस के 3 फ्रेमवर्क है, इंडस्ट्री का एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंस का एनालिसिस, और ऑर्गेनाइजेशन को सेगमेंट में तोड़कर सेगमेंट वाइज एनालिसिस करना। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको पता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 2 तरह की होती है। सबसे पहला, या तो हमारा प्रोडक्ट बेटर होगा या हमारी कॉस्ट कम होगी। अगर प्रोडक्ट बेटर है तो ये कहलाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और कॉस्ट कम है तो ये कहलाएगा कॉस्ट डिफरेंशिएशन या फिर कॉस्ट लीडरशिप। इसके बाद में बेटा हम लोगों ने पढ़ा वैल्यू चेन अप्रोच का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए। तो उसमें मैंने आपको डिजाइन, ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड सेल और कस्टमर सर्विस चारों ने अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेहतर करने के तरीके मैंने आपको बताए। फिर मैंने आपको बताया था वैल्यू चेन एनालिसिस का इस्तेमाल कॉस्ट डिफरेंशिएशन के लिए कैसे करते हैं। तो मैंने उसमें डिजाइन, ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड सेल एंड कस्टमर सर्विस, इन चारों एक्टिविटीज में मैंने अपनी कॉस्ट को कम करने के तरीके आपको बताए। इसके बाद में फिर मैंने आपके साथ में डिस्कस किया वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके 3 पॉइंट थे, इंटरनल कॉस्ट का एनालिसिस करो, इंटरनल डिफरेंशिएशन का एनालिसिस करो, और वर्टिकल चेन का एनालिसिस करो। और इन सबके बाद में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वैल्यू चेन एनालिसिस है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता, सारी एक्टिविटीज के कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता, सारी एक्टिविटीज के बीच में कॉस्ट को एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं होता, एम्प्लॉइज का जो रेजिस्टेंस है वो अपने को फेस करना पड़ता है, एम्प्लॉइज का जो रेजिस्टेंस है वो सारा का सारा अपने को फेस करना पड़ता है। हम लोगों को वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए फाइनेंशियल डेटा का इस्तेमाल करना पड़ता है, विच इज अ सब्जेक्टिव डेटा। जो फाइनेंशियल डेटा है वो भी 1 ही साल का इस्तेमाल किया जाता है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक 1 ईयर के डेटा के बेसिस पर एनालाइज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये सब क्या है, लिमिटेशंस। तो मैंने आप लोगों को बेटा इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये सारी की सारी जो बातें हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई है। ठीक, आई होप आप लोग जब रिवाइज करेंगे तो आप लोग भी इसी तरीके से रिवाइज करेंगे। पहले टॉपिक देखो, अपने मन में रिवाइज करो, और फिर पेज पलट के पढ़ो कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग टॉपिक वाइज देखोगे
और टॉपिक वाइज आप चीजों को याद करके चलोगे तो ही आपको ये सारी बातें याद होने वाली है, अदरवाइज ये सब आपको याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और मैं आगे आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, सर व्हाट अबाउट केस स्टडीज। एक बात को समझिएगा, ये जितनी भी केस स्टडीज है मैंने इनके बारे में आप लोगों को एक बात क्लैरिफाई कर दी कि जहां पर कोई केस स्टडी कॉम्प्लिकेटेड होगी, जहां कोई कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी होगी वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, लेकिन जहां केस स्टडीज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट है, जहां केस स्टडी एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी है, वहां पर हम लोग केस स्टडीज को रीड करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक और बात याद रखना, आप ये ध्यान रखना कि आपको थियरी याद करनी है लेकिन आपको केस स्टडी याद नहीं करनी। केस स्टडी आपको सिर्फ एक बार रीड करनी है, एक बार आपने रीड कर लिया, दैट इज ऑल। क्यों? क्योंकि केस स्टडीज एज इट इज आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। जितनी भी केस स्टडीज हैं, हर केस स्टडी यूनिक होती है, हर केस स्टडी का आंसर अलग होता है। तो आप किसी भी 4 केस स्टडी को, 10 केस स्टडी को याद करके आप एग्जाम में आने वाली केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर सकते। केस स्टडी का जवाब जाएगा किससे? थियरी से। तो आपको थियरी को याद करना है ना कि केस स्टडीज को। आपको केस स्टडीज को सिर्फ रीड करना है, ठीक है। पर इन केस स्टडीज के लिए भी कुछ ऑल्टरनेट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो सब मैं बताऊंगा लेक्चर के एंड में, ठीक है। इन केस स्टडीज के लिए भी कोई रास्ता निकालूंगा, लेकिन वो रास्ता मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप मेरे साथ में आ जाओ और मेरे साथ में निकाल लो चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में अब मैं आपके साथ में करने वाला हूं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये लीजिए बेटा, मैं आपके साथ में तीसरे चैप्टर पे आ गया हूं और मेरा तीसरा चैप्टर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आप लोग मुझे बोलेंगे कि सर ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है और आप विश्वास रखें ये टॉपिक अभी थोड़ी देर में आपको रट जाएगा, ये टॉपिक आपको अभी थोड़ी देर में याद हो जाएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब यह है कि कस्टमर तक माल पहुंचाने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं और पीछे हमारा जो सप्लायर है वो भी रहते हैं और हो सकता है सप्लायर के पीछे भी और सप्लायर हो। कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलकर के रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने और कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और बेटा इन सभी लोगों के साथ में, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, कोऑर्डिनेशन मैनेज करना ताकि कस्टमर तक सही समय पर सही माल पहुंच पाए, इसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो बेटा अगर आप मुझसे पूछें कि सर व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने की ये जो प्रोसेस है और माल को कस्टमर तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। इन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन, और इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाने को हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने को हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब मेरी बात को तुम्हारा समझना, मैं यहां पे सप्लायर की एक्टिविटीज को एनालाइज नहीं करूंगा, मैं अपनी एक्टिविटीज को एनालाइज नहीं करूंगा, मैं कस्टमर की एक्टिविटीज को एनालाइज नहीं करूंगा, बल्कि मैं सारे डिपार्टमेंट्स और सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की बात करूंगा। और इस कोऑर्डिनेशन बनाने को हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब ध्यान रखना, मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ कोऑर्डिनेशन के ऊपर रहेगा इस पूरे चैप्टर में, एक्टिविटी एनालिसिस के ऊपर नहीं, क्योंकि एक्टिविटी का एनालिसिस कहलाता है वैल्यू चेन एनालिसिस, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके। अब हम वैल्यू चेन एनालिसिस की या एक्टिविटी एनालिसिस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की बात करेंगे, एंड दैट कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड
सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं मिलकर, तब जाकर माल बन के कस्टमर तक पहुंच पाता है। इसे बोलते हैं सप्लाई चेन, और इसके कोऑर्डिनेशन को मैनेज करना कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब मेरी बात को सुनना, हमारी जो सप्लाई चेन है बच्चों, वो सप्लाई चेन जो है अब बेटा, हमारी जो सप्लाई चेन है, ये सप्लाई चेन वर्किंग दो तरह की होती है। एक तो होता है पुल मॉडल और एक होता है पुश मॉडल। एक है पुराना तरीका, एक है नया तरीका, पुश मॉडल और पुल मॉडल। जो पुश मॉडल है वो सप्लाई चेन को मैनेज करने का पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल अप्रोच। और जो पुल मॉडल है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नया तरीका है, ये मॉडर्न अप्रोच है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, और इसे हम लोग बोलते हैं पुल अप्रोच। अब जरा दोनों के बीच में फर्क को समझो बेटा। पुश मॉडल क्या था? ये पुराना तरीका है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। क्या होता था बेटा, पहले हम लोग अंदाजा लगाते थे कि हमारी डिमांड कितनी आने वाली है और उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, एंटीसिपेशन किया जाता था, अंदाजा लगाया जाता था कि हमारी डिमांड कितनी आने वाली है और डिमांड के को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो यह अंदाजा लगाया जाता था। अब इस अंदाजे के मुताबिक क्या होता था, जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है वो लगातार रॉ मटेरियल सप्लाई करता रहता था। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रही है, जो हमारी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री लगातार माल बनाई जाती थी और ये सारा का सारा माल बनकर डीलर के पास चला जाता था। डीलर के पास सारा माल जाता रहता था। डीलर सारा का सारा माल रिटेलर के पास पहुंचाता रहता था और फिर रिटेलर मार्केटिंग करके, एडवर्टाइजिंग करके, डिस्काउंट पॉलिसी लाके, ऑफर लाके, कॉम्बो लाकर वो माल कस्टमर को बेचता रहता था। तो बेटा, पहले सारा का सारा काम एंटीसिपेशन के बेसिस पे होता था। मतलब रॉ मटेरियल का सप्लायर एंटीसिपेशन के बेसिस पर रॉ मटेरियल लगातार सप्लाई करता जाएगा, फैक्ट्री लगातार माल बनाती जाएगी, जितनी फुल कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करके माल बनाती जाएगी। ये माल पूरा बनते जाएगा और डीलर के पास पहुंचता जाएगा। डीलर से ये माल रिटेलर के पास में जाता रहेगा और रिटेलर अपनी ताकत लगाकर, अपना जोर लगाकर, अपनी एडवर्टाइजिंग करके कस्टमर को ये माल बेचता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो प्रोडक्शन का काम होता है, या जितने भी ये लोग वैल्यू चेन में काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डीलर, रिटेलर, कस्टमर, ये सारे के सारे जो लोग जो सप्लाई चेन में लगे हुए हैं, ये एंटीसिपेशन के बेसिस पर काम करते हैं। और ये सब एंटीसिपेशन के बेसिस पर काम कर रहे, ये एक्चुअल डिमांड में दिमाग नहीं लगा रहे, ये पहले माल बना रहे और उस माल को ये कस्टमर को बेचने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यहां पर हर एक जना माल को पुश कर रहा है। रॉ मटेरियल का सप्लायर बिना मांगे रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, फैक्ट्री अपनी फुल कैपेसिटी पर जितना माल बना सकती है बना रही है और डीलर को देती जाती है। डीलर सारा का सारा माल आगे रिटेलर तक पहुंचाता जा रहा है और रिटेलर आगे कस्टमर को माल बेचता जा रहा है। यहां पे प्रोडक्शन एंटीसिपेशन बेसिस पर हुआ है, कस्टमर के मांगने से पहले हम लोग माल बनाकर बैठे हैं, हाँ कि ना। और बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं पुश मॉडल। क्या बोलते हैं इसे अपन लोग? पुश मॉडल। क्योंकि यहां पर हम लोग सब लोग अपना माल बनाकर आगे वाली चेन को पुश कर रहे हैं, कि आगे वाली चेन को पुश करते हैं, तुम बेचो। तो बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं पुश मॉडल। एक बात समझना, पुश मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर माल एंटीसिपेशन के बेसिस पे बनता है, अंदाजे पे बनता है। और अंदाजे पे बनता है तो इसका नुकसान एक तो यह होता है कि हर एक के पास बड़ी इन्वेंट्री इन्वॉल्व होगी। रॉ मटेरियल का सप्लायर अंदाजे से माल सप्लाई करने के लिए तैयारी करके बैठा है, रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए तैयारी करके बैठा है, तो उसके पास भी बहुत सारा स्टॉक रहेगा। जो फैक्ट्री है वो भी फुल कैपेसिटी पे माल बना रही है, तो फैक्ट्री में भी बहुत सारा स्टॉक रहेगा।
डीलर भी अंदाजे से माल लिए जा रहा है तो उसके पास भी बहुत सारा स्टॉक होगा, रिटेलर भी अंदाजे से माल लिए जा रहा है तो रिटेलर के पास में भी बहुत स्टॉक होगा। तो पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि इस मेथड में, इस अप्रोच में अननेसेसरी इन्वेंट्री बिल्डअप होती है। नंबर 2, कस्टमर को वही माल खरीदना पड़ता है जो उस टाइम पर अवेलेबल होता है। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक माल को चेंज नहीं करवा सकता। और क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि माल ऑलरेडी बन के तैयार रखा है। अब क्योंकि माल ऑलरेडी बन चुका है, माल ऑलरेडी बन के तैयार है, इसलिए कस्टमाइज चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अब इसके एवज में इसके दूसरी तरफ एक नई अप्रोच आई है जिसका नाम है पुल मॉडल, जैसे आज हमारी सारी की सारी एंटिटीज फॉलो करती है। सर ये पुल मॉडल क्या है? पुल मॉडल होता है जहां पर हम पहले माल बनाकर नहीं रखते। कस्टमर हमसे माल मांगने आएगा, कस्टमर रिटेलर के पास आएगा, तो कस्टमर से रिटेलर ऑर्डर लेगा, रिटेलर इस ऑर्डर को पास ऑन करेगा डीलर को, डीलर इस ऑर्डर को पास ऑन करेगा मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर इस माल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करेगा सप्लायर को। तो सप्लायर ऑर्डर के मुताबिक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को देगा, मैन्युफैक्चरर डीलर के ऑर्डर के मुताबिक माल बनाएगा, डीलर और डीलर को देगा, डीलर रिटेलर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से माल लेगा और रिटेलर को देगा, और रिटेलर फिर इस माल को कस्टमर को देगा। इसका मतलब यह हुआ कि पुल मॉडल के अंदर माल बनता है ऑर्डर आने के बाद रिवर्स वर्किंग करके, और पुश मॉडल में माल बनता है पहले और बाद में जब भी कस्टमर आता है उसको वो वाला माल बेच दिया जाता है। तो पुश मॉडल का मतलब माल पहले बनाएंगे अंदाजे से और बाद में कस्टमर को बेचेंगे जब भी कस्टमर आएगा। और पुल मॉडल के अंदर पहले कस्टमर आकर ऑर्डर प्लेस करता है और ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम लोग माल बनाना शुरू करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड पुल मॉडल। लेकिन अब आप एक बात को समझो, अगर आप पुल मॉडल को प्रेफर करते हो, पुल मॉडल को फॉलो करते हो, तो कस्टमर के ऑर्डर देने के बाद माल बन रहा है, तो कस्टमर अगर छोटा मोटा चेंज करवाना चाहता है प्रोडक्ट में तो हम उसके मुताबिक चेंज करके दे सकते हैं। इसका मतलब जो चीज कस्टमर चाहता है उसे वही चीज बनाकर दी जाएगी क्योंकि हमने ऑर्डर लेने के बाद माल बनाया है। नंबर 2, यहां पर इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं होगा। इन्वेंट्री बिल्डअप क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ऑर्डर लेने के बाद ही माल बनाते हैं। तो ऑर्डर लेने के बाद ही अगर आप माल बना रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपको इन्वेंट्री कैरी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी, या इन्वेंट्री आपको बहुत कम मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फायदा रहेगा किसमें? पुल मॉडल में। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के दो तरीके हैं, सॉरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के दो तरीके हैं। एक पुश मॉडल जो पहले चला करता था अंदाजे पे, और एक पुल मॉडल जिसमें हम लोग माल बनाते हैं ऑर्डर आने के बाद। अब अगला टॉपिक आता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो कितनी प्रकार का होता है। आइए जी अब जरा समझें सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितनी प्रकार का होता है। दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एक होता है डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर ये अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। समझना, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं बीच का व्यक्ति हूं। अब मेरे इस तरफ सप्लायर है और इस तरफ कस्टमर है। अगर मैं इस तरफ वाली चेन को मैनेज करता हूं दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब मेरे से पीछे वाली चेन को मैनेज करना, मतलब मेरा सप्लायर्स की चेन को मैनेज करना। और इस तरफ मेरे नीचे की तरफ क्या है, मेरे यहां पर है कस्टमर। तो कस्टमर के साथ में कस्टमर की जो चेन है, कस्टमर तक माल पहुंचाने का जो मैनेजमेंट है दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे इस तरफ सप्लायर है, मेरे इस तरफ कस्टमर है। अगर मैं इस तरफ की चेन को मैनेज करता हूं, सप्लायर की तरफ वाली चेन को मैनेज करता हूं, तो ये कहलाएगा अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और अगर मैं कस्टमर की तरफ वाली चेन को मैनेज करता हूं देन दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट सप्लायर, डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब कस्टमर। तो बेटा अगर मैं सप्लायर की चेन को मैनेज करता हूं तो ये अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अब अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी या बहुत सारे एस्पेक्ट्स अपने को कवर करने पड़ेंगे।
अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्या कवर करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले सुनो, जब हम अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं, मतलब जब हम सप्लायर्स की चेन को मैनेज करते हैं, तो हमारे पास 3 एस्पेक्ट रहते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर ये 3 एस्पेक्ट क्या है? पहला एस्पेक्ट होता है रिलेशनशिप विद सप्लायर, मतलब सप्लायर के साथ में रिलेशनशिप। कहने का मतलब यह है कि हमें सप्लायर का एनालिसिस करना होता है कि हमें किस तरह का सप्लायर चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप विद सप्लायर। नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, और नंबर तीन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझो, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर आप अपस्ट्रीम सप्लाई चेन को मैनेज कर रहे हो तो आपको 3 एस्पेक्ट कंसिडर करने। सबसे पहला एस्पेक्ट है रिलेशनशिप विद सप्लायर, मतलब सप्लायर के साथ में रिलेशनशिप। मतलब आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस तरह के सप्लायर को चुनना है, इसके बारे में हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी, और स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमें अपने लिए सप्लायर को चुनना होगा। लेकिन ये स्ट्रेटेजी जो है, ये जो स्ट्रेटेजी हम लोग सप्लायर के लिए बनाएंगे, इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या पॉइंट इन्वॉल्व होंगे, तो जरा सुनते हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्वॉल्व होगा सोर्स ऑफ सप्लाई। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर ये सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है? सोर्स ऑफ सप्लाई का पॉइंट ये कहता है कि आप पहले ये एनालाइज करो, आप ये डिसाइड करो कि आपको किस तरह का सप्लायर चुनना है। मतलब आपको एक बड़ा सप्लायर पकड़ना है या आपको छोटा सप्लायर पकड़ना है, क्योंकि अगर बड़ा सप्लायर आप पकड़ोगे तो आपको ज्यादा क्वालिटी वाला माल मिलेगा और ज्यादा रिलायबिलिटी के साथ में मिलेगा, ज्यादा सिस्टमैटिक तौर पे मिलेगा। लेकिन अगर आप छोटे सप्लायर को पकड़ते हो तो आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रहेगी और आपको छोटे सप्लायर से आपको कम प्राइसेस में माल मिल पाएगा। तो बड़ा सप्लायर पकड़ोगे तो आपको रिलायबिलिटी मिलेगी, कंसिस्टेंसी मिलेगी। छोटा सप्लायर पकड़ोगे तो आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलेगी, बार्गेनिंग पावर मिलेगी। अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपको बड़े सप्लायर से लेना है या आपको छोटे सप्लायर से लेना है। लेकिन बेटा इसमें भी एक बात ध्यान रखना, इसमें एक और बात अपने को देखनी पड़ सकती है, वो ये कि अपन रॉ मटेरियल कौन से देश से खरीदें। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं चाइना से खरीदूंगा तो वहां का टैक्स इफेक्ट अलग होगा, अगर मैं यूके से खरीदूंगा तो वहां का टैक्स इफेक्ट अलग होगा, अगर मैं रशिया से खरीदूंगा तो वहां का टैक्स इफेक्ट अलग होगा, और अगर मैं यूके से खरीदूंगा तो वहां का टैक्स इफेक्ट अलग होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे यह भी एनालाइज करना होगा कि मुझे कौन से देश से अपना रॉ मटेरियल खरीदना है ताकि मुझे टैक्स का बेनिफिट सबसे ज्यादा मिले। क्लियर है मेरी बात? तो देखो बेटा, सबसे पहला आप लोगों को सप्लायर के बारे में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, सोर्स के बारे में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको बड़े सप्लायर से माल लेना है या छोटे सप्लायर से माल लेना है, और ये सप्लायर कौन से देश का हो ये भी आपको डिसाइड करना है ताकि आपको टैक्स का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिले। नंबर 2, दूसरी चीज आपको देखनी है नंबर ऑफ सप्लायर। नंबर ऑफ सप्लायर का मतलब आपको ज्यादा सप्लायर्स के साथ में काम करना है या आपको कम सप्लायर्स के साथ में काम करना है। अगर आप ज्यादा सप्लायर्स के साथ में काम करोगे तो रिस्क कम रहेगी, क्योंकि अगर एक सप्लायर माल सप्लाई करने में फेल हो जाएगा या एक सप्लायर बिजनेस बंद करके चला जाएगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूसरा सप्लायर आपको माल देने के लिए तैयार बैठा है। और दूसरा, अगर अपन एक सप्लायर से माल लेते हैं तो अपन एक ही सप्लायर से बड़ी क्वांटिटी परचेज करेंगे, और अगर एक सप्लायर से बड़ी क्वांटिटी परचेज करेंगे तो अपने को ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और अपने को रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अपने को फायदा क्या होगा कि अपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो दूसरा, आपको यह सोचना पड़ेगा नंबर ऑफ सप्लायर के बारे में कि आपको नंबर ऑफ सप्लायर ज्यादा लेने हैं या कम लेने हैं। ज्यादा लोगे तो सेफ्टी मिलेगी, कम लोगे मतलब अगर कम सप्लायर्स के साथ में काम करोगे, उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और आपकी परचेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। नंबर 3, आपको देखना है कॉस्ट, क्वालिटी और स्पीड ऑफ डिलीवरी। इन तीनों बातों में आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप बहुत ज्यादा क्वालिटी का माल लोगे तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी, अगर आप कम क्वालिटी का माल लोगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आप ज्यादा कॉस्ट पे करने को तैयार हो तो आपको डिलीवरी फास्ट मिल जाएगी, अगर आप कम कॉस्ट पे करने को तैयार हो तो आपको डिलीवरी थोड़ी लेट मिलेगी। तो
तो ऑब्वियस ही बात है कॉस्ट, क्वालिटी और डिलीवरी टाइम, ये तीनों फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं और आपको तीनों फैक्टर्स में कॉम्प्रोमाइज करके आपको एक राइट बैलेंस तैयार करना है। मतलब आप कॉस्ट कितनी बियर करने को तैयार हो, आप किस क्वालिटी के माल में सरवाइव कर जाओगे और आपको डिलीवरी की स्पीड कितनी चलेगी, इन तीनों चीजों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। और एक प्रॉपर बैलेंस बनाने के बाद, एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के बाद आप सही तरीके से अपना सही सप्लायर का सिलेक्शन कर पाओगे। तो सबसे पहला काम होता है सप्लायर के बारे में स्ट्रेटेजी बनाना। सबसे पहला सोर्स, दूसरा नंबर ऑफ सप्लायर, तीसरा क्वालिटी, कॉस्ट और टाइम के बीच में बैलेंस बनाना। एंड लास्ट वन इज मेक एंड बाय। आपको बेटा बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि इस कंपोनेंट को बाजार से लें या घर में बनाएं। अगर आपको घर में बनाने में फायदा है तो कंपोनेंट को घर में बनाओ, और अगर बाजार से लेने में फायदा है तो कंपोनेंट को बाजार से लो। तो आपको मेक एंड बाय का डिसीजन भी लेना पड़ेगा। पहला पॉइंट जो है वो है रिलेशनशिप विद सप्लायर। रिलेशनशिप विद सप्लायर का मतलब है आपको सप्लायर के बारे में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी। दोबारा सुनो, आपको सप्लायर के बारे में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी। और जो स्ट्रेटेजी आप डिसाइड करोगे सप्लायर के बारे में, उस स्ट्रेटेजी में 4 पॉइंट होंगे। सबसे पहला सोर्स, मतलब आपको बड़े सप्लायर से माल लेना है या छोटे सप्लायर से माल लेना है, और आपको कौन से देश से माल लेना है ताकि टैक्स कम से कम लगे। नंबर 2, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आप ज्यादा सप्लायर के साथ काम करना चाहते हो या कम सप्लायर के साथ में काम करना चाहते हो। नंबर 3, आपको कॉस्ट, क्वालिटी और डिलीवरी टाइम के बीच में कॉम्प्रोमाइज करके एक प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि आपको ऑप्टिमल कॉस्ट में ऑप्टिमल क्वालिटी का माल ऑप्टिमल टाइम में आपको मिल जाए। नंबर 4, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट घर में बनाने हैं और कौन कौन से कंपोनेंट बाजार से लेने हैं। तो सप्लायर रिलेशनशिप में आपको ये 4 बातें तय करनी है, 4 चीजों को लेकर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है। नंबर 2, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में अब आपको सप्लायर्स का सिलेक्शन करना है। मतलब आपको देखना है सारे जितने सप्लायर अब आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, आपने 4 चीजों को लेकर जो स्ट्रेटेजी बनाई, उस स्ट्रेटेजी को फुलफिल करते हुए जो जो सप्लायर आपके क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं उन सप्लायर्स को लिस्ट आउट करो और फिर सिलेक्शन करो कि कौन कौन से सप्लायर से आपको माल लेना है। आपको सप्लायर का सिलेक्शन करने से पहले आपको बहुत सारी चीज देखनी है कि ये अच्छी क्वालिटी का माल दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये डिफेक्ट फ्री माल दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये टाइम पर डिलीवरी दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये लॉन्ग रन तक बिजनेस को चला पाएगा नहीं चला पाएगा। ठीक है, ये अपने रॉ मटेरियल के अंदर ये सप्लायर जो भी माल बनाकर हमको दे रहा है, इसमें ये इंप्रोवाइजेशन और इनोवेशन लाएगा या नहीं लाएगा, ये सारी की सारी बातें अपने को देखनी है। और ये सारी की सारी बातें देखकर हम अपने लिए सप्लायर का सिलेक्शन कर लेंगे। मतलब हम सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा सप्लायर हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है। एंड लास्ट वन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी का पूरा इस्तेमाल करना है। आईटी का इस्तेमाल 3 तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला ई सोर्सिंग। ई सोर्सिंग का मतलब आप सारे के सारे सप्लायर्स को बोलो कि भैया टेंडर से ऑर्डर मिलेगा, और टेंडर आपको फ्लोट करना है इंटरनेट के थ्रू, मतलब ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर फ्लोट करो, सारे के सारे सप्लायर आपको ऑनलाइन टेंडर भेजेंगे और जिस सप्लायर की कोटेशन सबसे कम होगी हम उस सप्लायर को अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। दैट इज कॉल्ड ई सोर्सिंग। ई सोर्सिंग का मतलब हमने सारे के सारे रॉ मटेरियल के सप्लायर से ऑनलाइन टेंडर करवाया है और ऑनलाइन टेंडर करवा के हमने सबकी कोटेशन मंगवाई है और जिस सप्लायर की कोटेशन सबसे कम है हमने उसी सप्लायर को अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। दैट इज कॉल्ड ई सोर्सिंग। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? ई सोर्सिंग। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना, ई सोर्सिंग उन कंडीशंस में बेस्ट रिजल्ट देती है जब आपको टेंडर पूरी दुनिया से मंगवाने हैं। अगर आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और आपको उन सबसे टेंडर मंगवाने हैं तो ई सोर्सिंग जो है वो सबसे बढ़िया रास्ता है आपके पास में। तो
तो ई सोर्सिंग मींस ऑनलाइन टेंडर मंगवाना, उन्हें इवेल्युएट करना और उनके में जिसकी कोटेशन प्राइस सबसे कम है उसको ऑर्डर देना, ठीक है। और सबसे ज्यादा फायदेमंद कब होगा, जब सप्लायर पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो वहां पर ई सोर्सिंग सबसे बढ़िया रास्ता है। नंबर 2, ई प्रोक्योरमेंट, ई परचेजिंग। सर व्हाट इज ई परचेजिंग? देखो तुम्हें मैं बताऊं कि पहले क्या हुआ करता था, पुराने जमाने में, पहले के टाइम में सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग हुआ करती थी। मतलब परचेजिंग का काम एक डिपार्टमेंट किया करता था और वो एक डिपार्टमेंट परचेज करके सभी को माल सप्लाई करता था। लेकिन बेटा अब यहां पे इस तरीके को बदल दिया गया है। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग आज के जमाने में बिल्कुल भी उचित नहीं मानी जाती है। आज जमाना है डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग का। हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर को यह पावर है कि वो अपने लिए रॉ मटेरियल का ऑर्डर खुद कर सकता है। और ये रॉ मटेरियल का ऑर्डर क्योंकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू और वेबसाइट्स के थ्रू होता है, तो ये बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है और बहुत इफेक्टिवली ये चीजें मैनेज कर पाते हैं। अब जैसे आपको पता है आजकल ईआरपी सॉफ्टवेयर आ गए हैं और ईआरपी सॉफ्टवेयर में आप सिर्फ ये पुट करो कि आपको कितने यूनिट बनाने हैं, उस यूनिट को बनाने में जो जो रॉ मटेरियल लगने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली बाइफरकेट होकर आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली सप्लायर के पास ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग आईटी का इस्तेमाल करके अपनी रॉ मटेरियल की परचेजिंग को डिसेंट्रलाइज्ड मैनर पे इफेक्टिव तरीके से चला सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ई परचेजिंग। एंड लास्ट वन इज ई पेमेंट। मतलब जितने भी हमारे रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं उनको हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, तो हम लोगों को जो चेक बनाना था और चेक बनाकर भेजना था वो सारी के सारे काम हमारे कम हो जाएंगे और अब हम अपने सारे के सारे सप्लायर्स को ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड ई पेमेंट। मेरी बात को समझना, दोबारा समझना। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब सप्लायर्स की जो चेन है उसको मैनेज करना। तो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के 3 एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला सप्लायर रिलेशनशिप, नंबर दो सप्लायर सिलेक्शन और नंबर 3 यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब ये 3 एस्पेक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। 3 एस्पेक्ट क्या? सबसे पहला रिलेशनशिप विद सप्लायर। रिलेशनशिप विद सप्लायर का मतलब होता है आप पहले एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको किस तरह का सप्लायर चाहिए, और सप्लायर के बारे में स्ट्रेटेजी बनाने को ही कहते हैं सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सप्लायर के बारे में जब आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो स्ट्रेटेजी में 4 चीजों को कंसिडर करना है। सबसे पहला आपको लेना है सोर्स ऑफ सप्लाई। मतलब आपको यह देखना है कि आपको रॉ मटेरियल का सप्लायर बड़ा बिजनेस चाहिए या छोटा बिजनेस चाहिए। मतलब अगर आप बड़ी एंटिटी के साथ में माल परचेज करते हैं तो आपको रिलायबल सप्लाई मिलेगी, अच्छी क्वालिटी का माल मिलेगा। लेकिन अगर आप छोटा सप्लायर चुनते हो तो आपको सस्ता माल मिलेगा क्योंकि आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर हमें चुनना पड़ेगा कि बड़ा सप्लायर या छोटा सप्लायर। साथ में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपको कौन से देश से रॉ मटेरियल लेना चाहिए ताकि आपकी परचेज कॉस्ट कम से कम आए। नंबर 2 आपको डिसाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ सप्लायर आपको ज्यादा रखने हैं या कम रखने हैं। नंबर 3 आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कॉस्ट, क्वालिटी और स्पीड ऑफ डिलीवरी, इन तीनों में हम कितना कितना कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, और तीनों का कॉम्प्रोमाइज करके, तीनों में सैक्रिफाइसेस करके हम एक एप्रोप्रिएट बैलेंस बनाएंगे और उस एप्रोप्रिएट बैलेंस के मुताबिक हम अपने सप्लायर का सिलेक्शन करेंगे। एंड लास्ट वन हमें यह भी देखना होगा कि कौन सा कंपोनेंट हमें घर में बनाना चाहिए और कौन सा कंपोनेंट हमें खरीदना है, क्योंकि जो कंपोनेंट हमें खरीदना है सप्लायर सिर्फ उसी के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। नंबर 2 दूसरी बात हमें सिलेक्शन ऑफ सप्लायर देखना है। दूसरा एस्पेक्ट है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर के लिए, सप्लायर को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करेंगे। जैसे सप्लायर जो है वो हमें डिफेक्ट फ्री माल दे पाएगा नहीं दे पाएगा, टाइमली माल दे पाएगा नहीं दे पाएगा, एप्रोप्रिएट क्वालिटी का माल दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इनोवेशन और इंप्रोवाइजेशन दे पाएगा नहीं दे पाएगा, हमें इमरजेंसी डिलीवरी दे पाएगा नहीं दे पाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें देख करके सप्लायर को सिलेक्ट करना होगा। नंबर 3 यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इसमें 3 पार्ट रहेंगे, ई सोर्सिंग,
दूसरा ई परचेजिंग और तीसरा ई पेमेंट। ई सोर्सिंग का मतलब ऑनलाइन टेंडर इनवाइट करना ताकि हमारे पास पूरी दुनिया से ऑर्डर आ सके और जहां से हमारे पास सबसे लोएस्ट कोटेशन आएगी हम वहीं से माल परचेज करेंगे। नंबर दो ई परचेजिंग। पहले सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग हुआ करती थी, अब डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होगी। हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने लिए खुद रॉ मटेरियल परचेज करेगा और ये परचेजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से, ईआरपी सॉफ्टवेयर की सहायता से बड़ी आराम से मैनेज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड ई परचेजिंग। एंड लास्ट वन इज ई पेमेंट। आजकल सारे के सारे सप्लायर्स का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाता है। चेक बनाने का जो प्रोसीजर है, रिकॉर्डिंग है, उन सब से हमें निजात मिल जाती है। हम सीधे ऑनलाइन पेमेंट करके अपना काम निपटा लेते हैं। दैट इज कॉल्ड ई पेमेंट। ठीक है, ओके। तो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के 3 एस्पेक्ट थे, तीनों एस्पेक्ट मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपके साथ में बात करने जा रहा हूं डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। और बेटा डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब अब मैं कस्टमर की तरफ वाली सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा हूं। अब मैं कस्टमर की साइड वाली सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा हूं। ठीक है, अब ये कैसे मैनेज होगी वो सुनिए। अब डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कुल मिलाकर 4 एस्पेक्ट होते हैं जिनके बारे में अपने को बात करनी है। अब अगर कस्टमर की साइड वाली सप्लाई चेन को भैया अगर मजबूत करना है तो इसके कितने एस्पेक्ट हैं? 4। सबसे पहला है कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तीसरा यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लास्ट है ब्रांड स्ट्रेटेजी। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ब्रांड स्ट्रेटेजी। चलो अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में। आप लोग जानते हो किसी भी बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मार्केटिंग, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा और आप लोग कभी भी कस्टमर को ये माल बेच नहीं पाओगे। तो अगर आपको कस्टमर को अपना माल बेचना है और बाजार में सक्सेसफुल होना है तो मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये मार्केटिंग रिलेशनशिप के साथ सपोर्ट हो जाए, अगर इस मार्केटिंग को रिलेशनशिप का साथ मिल जाए तो ऑब्वियस बात है बड़े गजब के रिजल्ट हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये रिलेशनशिप सपोर्ट होना चाहिए किससे? प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी से, कस्टमर को मिलने वाले प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स से, हमारी बढ़िया कस्टमर सर्विस से, हमारे प्लेजेंट स्टाफ से। ठीक है, मतलब जो हमारे स्टाफ का नेचर है वो एकदम जबरदस्त प्लेजेंट हो, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, कस्टमर को तुरंत उसकी समस्याओं का समाधान मिले। अगर हमारी रिलेशनशिप इससे सपोर्ट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे गजब के रिजल्ट हम लोगों को मिलने हैं। लेकिन बेटा अब बात करते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए। रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए हम बहुत सारे अलग अलग मार्केट मॉडल्स फॉलो करते हैं और ये मार्केट मॉडल्स कितने हैं? 6। कितने मार्केट मॉडल्स हैं? 6। पहला मार्केट मॉडल है इंटरनल डिपार्टमेंट। ये कहता है कि जो हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट है इनके बीच में आपस में बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन और बहुत जबरदस्त तालमेल जो है, बहुत जबरदस्त जो है हार्मनी जो है वो इनके बीच में होनी चाहिए। तो अगर बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन और हार्मनी अगर हमारे सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में है तो ऑब्वियस बात है हमारा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जो है वो बहुत फ्रेंडली और बहुत प्लेजेंट जो है वो हमारा एनवायरनमेंट रहेगा। और अगर सारे के सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेटेड वे में हार्मनी के साथ में काम करेंगे तो कस्टमर को मिलने वाली यूटिलिटी और कस्टमर को मिलने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि हर एक डिपार्टमेंट अपने दूसरे डिपार्टमेंट को अपने कस्टमर की तरह ट्रीट करे। मतलब जैसे हम लोग एक कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो कस्टमर है उसको बहुत हार्मनी के साथ में और प्लेजेंटली उसको ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से डिपार्टमेंट भी आपस में एक दूसरे के साथ में कस्टमर जैसा व्यवहार करे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्मूथली वर्क कर पाएगा और कस्टमर तक क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग आराम से पहुंचा पाएंगे। नंबर 2, कस्टमर मार्केट। अब ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो और जो हमारे फ्यूचर में कस्टमर बनने वाले हैं वो, इनके साथ में हमारा जो इंटरेक्शन है वो लगातार चलता रहना चाहिए
और बढ़िया इंटरेक्शन इनके साथ में हमारा चलता रहना चाहिए। इससे हमें फ्यूचर सेल जनरेट करने में मदद मिलती है। मेरी बात को समझो, अगर मान लीजिए मेरे पास में कस्टमर आता है प्रोडक्ट की इंक्वायरी करने के लिए और मैं उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी बड़ी ही अच्छे तरीके से और बड़ी तसल्ली से उसको एक्सप्लेन करता हूं। अब अगर ये व्यक्ति अगर मेरा माल नहीं भी लेता तो भी ये मेरी एक अच्छी इमेज लेकर के निकलेगा और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद ये पक्का मुझसे माल लेने आएगा और ऑब्वियस सी बात है इससे मुझे सेल मिलेगी। जो हमारे प्रेजेंट कस्टमर्स हैं या जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनके साथ भी लगातार हम लोगों को इंटरेक्शन बनाए रखना चाहिए और लगातार उनके साथ में बातचीत और उनके साथ में रिलेशनशिप जो है वो कैरी ऑन होता रहना चाहिए। उनको समय समय पर कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो है वो हम लोगों को भिजवाते रहना चाहिए। उनके लिए कोई ना कोई डिस्काउंट ऑफर, फ्री ऑफर वगैरह हमको लाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो हमारे साथ में अच्छे रिलेशनशिप में रहेगा और उसकी वजह से हमें फ्यूचर में उससे या उसके रेफरेंस से और भी दूसरी सेल जो है वो हम लोगों को मिल पाएगी। थर्ड वन इज रेफरल मार्केट। आपको मालूम है कि हमारी बहुत सारी सेल ऐसी होती है जो किसी ना किसी के रेफरेंस की वजह से होती है। तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को जहां से भी रेफरेंस मिल सकता है, हमें उन लोगों के साथ में भी प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए। जैसे एक बात सोचो, अगर मैं प्रिंटर बेचता हूं तो ऑब्वियस बात है मुझे उन सारे लोगों के साथ में अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए जो कंप्यूटर बेचते हैं, क्योंकि जो लोग कंप्यूटर बेचते हैं ऑब्वियस सी बात है उनके रेफरेंस से मेरा प्रिंटर बिक सकता है। तो मुझे उन लोगों के साथ में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रेफरल मार्केट्स। मैं आपको बताऊं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो रेफरल मार्केट आता है या रेफरेंस से जो कस्टमर आता है वो किसी दूसरी इंडस्ट्री का रेफरेंस भी हो सकता है। जैसे मान लो आप लोग जानते हो मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो एक अलग इंडस्ट्री है और जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है वो बिल्कुल अलग इंडस्ट्री है। लेकिन अब आप लोग ये समझते हो बहुत बार मोबाइल के जो डीलर्स हैं, मोबाइल के जो दुकानदार हैं, उनसे लोग चलते चलते या किसी भी आम व्यक्ति जो है वो आकर के पूछ लेता है भाई साहब प्रिंटर मिलेगा आपके यहाँ पे, और वो मोबाइल बेचने वाला जो व्यक्ति है वो बोलता है नहीं हमारे यहाँ प्रिंटर नहीं मिलेगा, आप वहां चले जाइए वहां पर आपको प्रिंटर मिल जाएगा, या इस कंपनी का प्रिंटर ले लो ये बढ़िया प्रिंटर है। तो क्या हमारे पास एक ऐसा रेफरेंस आया है, एक ऐसी रेफरेंस सेल आई है जो किसी दूसरी इंडस्ट्री का व्यक्ति है? तो पॉइंट ये है कि जिन लोगों से हमारे पास रेफरेंस सेल आने की उम्मीद है हमें उनके साथ में भी प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस मार्केट। इन्फ्लुएंस मार्केट क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली किसी कस्टमर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक यूट्यूब पे चैनल है टेक्निकल गुरुजी के नाम से, और टेक्निकल गुरुजी का जो चैनल है वो अलग अलग टेक इक्विपमेंट्स जो है, मोबाइल फोन है, कैमरा है, जो कंप्यूटर से, प्रिंटर से, इनके बारे में ये अपना ओपिनियन देते हैं और लोग इनके ओपिनियन को फॉलो करते हैं। अगर ये बोलते हैं ये प्रिंटर अच्छा है तो लोग प्रिंटर लेते हैं, ये बोल देते हैं कि इस प्रिंटर में ये वाली कमी है तो लोग उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। दे आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। तो हमें इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ में भी प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इनके इन्फ्लुएंस से भी हमारे पास बहुत बड़ी सेल जनरेट होती है। देन कम्स सप्लायर मार्केट। सप्लायर मार्केट का मतलब होता है अपने सप्लायर के साथ में भी हमें अपना रिलेशनशिप मजबूत रखना है, क्योंकि बेटा अगर आपने सप्लायर के साथ में अपना रिलेशनशिप मजबूत रखा तो आपको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल रीजनेबल प्राइसेस पे मिलेगा। और यहां तक कि जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, जब टाइट सिचुएशंस आएंगी, जब बाजार में रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा होगा, तब भी ये सप्लायर आपके रिलेशन के चलते आपको कहीं ना कहीं से बढ़िया रॉ मटेरियल उपलब्ध करवा ही देगा। तो सप्लायर के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करने से आपको बढ़िया क्वालिटी का रॉ मटेरियल रीजनेबल प्राइसेस में मिलता है और डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होने में दिक्कत नहीं आती है। एंड लास्ट वन इज रिक्रूटर्स मार्केट। रिक्रूटर्स मार्केट का मतलब है जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जो हमें नए एम्प्लॉइज अपॉइंट करने में मदद करती है, हमें उनके साथ भी
प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में अगर हमारा रिलेशन स्ट्रांग रहेगा तो हमें अच्छे एम्प्लॉई, कैपेबल एम्प्लॉई, एफिशिएंट एम्प्लॉइज हम लोगों को मिलेंगे, जिसका अल्टीमेटली फायदा हमारे ऑपरेशन में रहेगा। एंड दिस इज कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बच्चों, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब होता है कस्टमर के बारे में हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, और कस्टमर के बारे में जो जानकारी हमने इकट्ठी की है उस जानकारी के मुताबिक हम कस्टमर को डील करते हैं। दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब कस्टमर के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करो और फिर कस्टमर के साथ में उस जानकारी का इस्तेमाल करके जबरदस्त तरीके से रिलेशनशिप को मैनेज करो। ठीक है। अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। सबसे पहला है कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस सबसे पहला बेटा, यहां पर हम ये एनालाइज करते हैं कि कस्टमर कौन से ज्योग्राफिकल एरिया को बिलोंग करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर एक कस्टमर, हर एक ज्योग्राफिकल एरिया में कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर का नेचर, कस्टमर की नीड डिफरेंट होती है। तो सबसे पहला हमें देखना है कि कस्टमर की ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो क्या है। नंबर 2, हमें देखना होगा कि कस्टमर किस तरह का सामान लेना पसंद करता है, लग्जरी या इकोनॉमिकल। तीसरी बात, जो कस्टमर है उसकी नीड क्या है, मतलब कस्टमर इस प्रोडक्ट से क्या अचीव करना चाहता है, क्या फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहता है, कस्टमर की नीड जो है वो क्या है। नंबर 4, कस्टमर की ईगो नीड्स क्या है, क्योंकि अगर कस्टमर की ईगो नीड्स बहुत हाई है तो हम चाहेंगे इस कस्टमर को मैनेजर लेवल का आदमी हैंडल करे, और अगर कस्टमर की ईगो नीड्स बहुत जबरदस्त नहीं है, मतलब बहुत ईगोइस्टिक नहीं है, तो फिर एक नॉर्मल सेल्समैन भी उसे हैंडल कर सकता है। स्टेटस नीड्स, मतलब जो कस्टमर का स्टेटस है उस स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर वो सामान खरीदता है, मतलब वो हाई स्टेटस का व्यक्ति है और अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो हाई लेवल का सामान खरीदता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग उसे हैंडल करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसे सामान ऑफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कस्टमर एनालिसिस, मतलब कस्टमर को एनालाइज करो कि कस्टमर कौन से ज्योग्राफिकल एरिया को बिलोंग करता है, ये कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट से क्या फंक्शनल नीड्स सेटिस्फाई करना चाहता है, इसके ईगो नीड्स क्या है, इसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, इसकी स्टेटस नीड्स क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको हैंडल करना होगा। फर्स्ट वन इज कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस के बाद में दूसरी चीज आती है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। एक बात ये ध्यान रखना, पहले हम लोग ऐसा मान के चलते थे कि जो कस्टमर सबसे ज्यादा माल लेता है वही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आने के बाद में हमने ये पाया कि वो कस्टमर जो सबसे ज्यादा माल खरीद रहा होता है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो हमसे बहुत ज्यादा माल खरीदता हो लेकिन साथ में हमें उसके लिए एक्टिविटीज बहुत सारी परफॉर्म करनी पड़ती हो, और बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने की वजह से वो कस्टमर हमारे लिए इतना प्रॉफिटेबल ना हो। तो कस्टमर ज्यादा माल खरीदने वाला कस्टमर ज्यादा प्रॉफिटेबल हो ये जरूरी नहीं है, और किस कस्टमर के ऊपर कितनी मेहनत करनी है ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो कस्टमर हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम हर साल अपने कस्टमर का हम लोग अपना कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, मतलब हम हर कस्टमर का प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की सहायता से कि ये कस्टमर हमारे लिए कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। लेकिन ये जो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि अपन कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी जो कैलकुलेट करते हैं वो एक साल की कैलकुलेट करते हैं, और कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी हर साल कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक साल का डेटा होता है, और एक साल के डेटा के बेसिस पर किसी कस्टमर के बारे में डिसाइड करना ठीक नहीं रहता। सर ऐसा क्यों? कई बार ऐसा होता है कि बेटा जो कस्टमर होते हैं वो शुरुआत में हमारे लिए उतने प्रॉफिटेबल नहीं होते, लेकिन आगे चलकर वो हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं और हम कस्टमर का एक साल का प्रॉफिट निकालकर उसके बारे में डिसीजन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिसीजन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम उस कस्टमर से मिलने वाली फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में दिमाग ही नहीं लगा रहे। इसका उपाय आया चौथा, क्या आया? इसका उपाय आया लाइफ साइकिल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस या कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू।
कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर अपनी पूरी लाइफ टाइम के दौरान हमसे जितना भी माल खरीदेगा उस माल से टोटल हमको कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, वो टोटल प्रॉफिट हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हम लोग ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर ये कस्टमर हमसे पूरी जिंदगी जुड़ा हुआ रहता है तो पूरी जिंदगी में वो हमसे कितना माल खरीदेगा और वो माल खरीदने से हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट के टोटल को हम लोग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकालना है तो ये तो सारी फ्यूचर वैल्यूज हैं, तो अपन क्या करते हैं, इन फ्यूचर वैल्यूज की हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये प्रेजेंट वैल्यू किससे कैलकुलेट करते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैलकुलेट करते हैं, या फिर कोई दूसरी अगर एप्रोप्रिएट रेट अपने को लगती है तो दूसरी किसी एप्रोप्रिएट रेट से कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकालने का फायदा यह होता है कि अगर कोई कस्टमर शुरुआत में हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन आगे चलकर हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल अगर होने वाला होता है तो वो कस्टमर हमें आइडेंटिफाई हो जाता है और हम उसके बारे में सही डिसीजन ले पाते हैं, या मुझे कहना चाहिए हम लोग लॉन्ग टर्म डिसीजन ले पाते हैं। वैसे आपको याद होगा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकालने का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में करवा चुका हूं। ठीक, खैर आगे चलते हैं। अगली बात आती है कस्टमर सिलेक्शन। कस्टमर सिलेक्शन का मतलब यह हुआ कि अब अपन कस्टमर का नेचर समझ गए, हमने कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर लिया, हमने कस्टमर का लाइफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी कर लिया है। अब हमें यह देखना है कि इस कस्टमर को हमें माल बेचना है या नहीं बेचना है, और अगर हमें उस कस्टमर को माल बेचना है तो हम उसे कैसे अप्रोच करें, मतलब हम किस तरीके से उस तक पहुंचे कि वो कस्टमर हमारे साथ जुड़ जाए और हमसे माल खरीदना शुरू कर दे। दैट इज कॉल्ड कस्टमर सिलेक्शन। मतलब हम ये टारगेट बनाते हैं कि हमें किस कस्टमर को पाना है और उसको अप्रोच करने का तरीका क्या है, उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है, वो पता करना। ठीक, देन अगला है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब अब आपने आइडिया लगा लिया कि मुझे ये कस्टमर अचीव करने हैं और इन तक पहुंचने का ये रास्ता है। अब क्या करो, मार्केटिंग करो, टीवी पर एड दो, पैम्पलेट बांटो, ऑनलाइन मार्केटिंग करो, टेलीकॉलिंग करो, पर्सनल विजिट करो, जो करना है आप करो और वो करके आप उस कस्टमर को अपने साथ में जोड़ो। दैट इज कॉल्ड कस्टमर एक्विजिशन, उस कस्टमर को पाना। देन कम्स कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन का मतलब हुआ कि जो कस्टमर आपसे जुड़े हुए हैं वो हमेशा आपसे जुड़े हुए रहे, उनकी सारी समस्याओं का निदान हो, आपका जो कस्टमर एक बार आपसे जुड़ गया वो कभी भी आपसे अलग ना हो। अब आपको उसे जोड़े रखने के साथ साथ क्या करना है, क्रॉस सेल करनी है। क्रॉस सेल मतलब पहले वो एक प्रोडक्ट लेता था, अब आप उसे दूसरा प्रोडक्ट भी देने की कोशिश करो, अप सेल की कोशिश करो। अप सेल का मतलब होता है पिछली बार जितना माल बेचा था उससे ज्यादा माल बेचने की कोशिश करो। दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिटेंशन। ठीक है, और सॉरी दैट इज कॉल्ड कस्टमर एक्सटेंशन, लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात हमने पढ़ी कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, दूसरा हमने पढ़ा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहला कस्टमर का एनालिसिस करो, कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करो, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू का एनालिसिस करो, फिर कस्टमर का सिलेक्शन करो, कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश करो, कस्टमर को रिटेन करो और उसे ज्यादा माल बेचने की कोशिश करो, एक्सटेंशन। ठीक है, दोबारा सुनो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कितने एस्पेक्ट होंगे, सबसे पहला कस्टमर का एनालिसिस करो, ये पहली एक्टिविटी है। नंबर 2, कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करो, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन करो, एस्टिमेट करो, कस्टमर का सिलेक्शन करो, कस्टमर को एक्वायर करो, कस्टमर को रिटेन करो और कस्टमर को एक्सटेंड करो, मतलब कस्टमर को ज्यादा माल बेचो। दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, देन कम्स यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग जानते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं
और कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी करके हम उसके बारे में प्रॉपर जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं और उस जानकारी की सहायता से हम उस कस्टमर के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कस्टमर के नेचर, कस्टमर के टेस्ट, कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो बना सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आप लोग कभी भी गूगल पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो गूगल आपका नेचर आइडेंटिफाई करता है कि ये बंदा इस चीज को ढूंढ रहा है। अब आप किसी भी वेबसाइट पर जाओगे तो गूगल आपको उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाएगा जो आप अभी सर्च कर रहे थे। दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। एंड लास्ट वन इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब अपने नाम को, अपने लोगो को, अपने साइन को इतना पब्लिकली नोन बना दो कि लोग आपके ब्रांड से, मतलब लोग आपके नाम से, आपके ट्रेडमार्क से आपको पहचानने लगे। ठीक। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपको अपना माल बेचना बहुत आसान रहेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, जितना स्ट्रांग आपका ब्रांड वैल्यू होगा, आपकी ब्रांड वैल्यू जितनी स्ट्रांग होगी, आपको माल बेचना उतना ही ज्यादा आसान पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। तो बेटा डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कुल मिलाकर 4 एस्पेक्ट है। कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, नंबर 2 कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नंबर 3 यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नंबर 4 ब्रांडिंग। ठीक। और बात खत्म। तो ये लीजिए बेटा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो भी फिनिश हो गया। ठीक है। तो लीजिए बेटा, ये कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो चलो फिर एक काम करते हैं, फटाफट से अपन इस चैप्टर को फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि आप लोग को मालूम है ये जो रिकैप वाला पार्ट है यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग उस चैप्टर के बारे में सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो हमारा सारा का सारा ध्यान समझने में रहता है। लेकिन अब समझ चुके, अब अपने को करना है याद। तो आप लोग मेरे साथ में फटाफट से आ जाइए टॉपिक्स पर और अपन लोग टॉपिक्स के साथ में करेंगे याद। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहला सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। मैंने आपको बताया था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमारे पीछे बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, हमारे आगे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और कस्टमर तक पहुंचने के लिए भी एक चेन है कि पहले बीच में डीलर भी आएगा, रिटेलर भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी आएगा। तो इधर हमारे कस्टमर वाले साइड में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं और इधर सप्लायर वाले साइड में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं और बीच में हमारे अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे हैं। तो अगर हम और ये सब लोग मिलकर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं, ये सब लोग मिलकर रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं और इस पूरे की पूरी चेन को हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन। और अगर हम इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना दे तो ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब मैंने आपको बताया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट 2 तरह का होता है, एक होता है पुश मॉडल, एक होता है पुल मॉडल। पुश मॉडल क्या था कि पहले हम लोग अंदाजे से माल बनाकर तैयार कर लेते थे और अंदाजन मतलब एस्टिमेटेड डिमांड के हिसाब से, एंटीसिपेटेड डिमांड के हिसाब से पहले ही माल बना के रख लेते थे और माल बनाकर फिर कस्टमर को बेचने का प्रयास करते थे। दैट वाज कॉल्ड पुश मॉडल। मतलब जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है वो एंटीसिपेशन के बेसिस पर रॉ मटेरियल खरीद के रखेंगे और हमें सप्लाई करेंगे। हम एंटीसिपेटेड डिमांड के बेसिस पर प्रोडक्शन कर देंगे और ये माल हम लोग भेज देंगे डीलर के पास, डीलर इस माल को भेज देगा रिटेलर के पास में और रिटेलर इस माल को बेचने का प्रयास करेगा कस्टमर को। तो ये कहलाता है पुश मॉडल, जहां पर हम लोग माल बना के रखते हैं और माल को कस्टमर की तरफ पुश करते हैं कि ये ले लो। हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, ऑफर देंगे, डिस्काउंट सेल चलाएंगे, मार्केटिंग करेंगे और सब कुछ करके ये माल कस्टमर को देने का प्रयास करेंगे। दैट इज कॉल्ड पुश मॉडल। मतलब हम माल को कस्टमर की तरफ पुश कर रहे हैं। दूसरा मॉडल होता है पुल मॉडल, जिसमें कस्टमर आकर अपना ऑर्डर प्लेस करता है रिटेलर के पास, रिटेलर ऑर्डर प्लेस करता है डीलर के पास, डीलर ऑर्डर प्लेस करता है मैन्युफैक्चरर के पास और मैन्युफैक्चरर ऑर्डर प्लेस करता है सप्लायर के पास में। तो यहां पर उल्टा ऑर्डर फ्लोट होकर आता है और ऑर्डर आने के बाद सप्लायर हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, ऑर्डर आने के बाद में हम लोग प्रोडक्शन करेंगे,
फिर माल डीलर के पास जाएगा, डीलर के पास से रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर के पास से कस्टमर के पास जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर आने के बाद माल बना रहे हैं, मतलब कस्टमर हमसे माल मांग रहा है, कस्टमर हमसे माल पुल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पुल मॉडल। ठीक है। अब पुश मॉडल जो है उसमें नुकसान क्या है, सबके पास में बहुत सारी इन्वेंट्री जमा रहती है और कस्टमर को वही माल मिलता है जो ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि कस्टमर के आने से पहले ही हमने माल बना के तैयार कर दिया था, तो कस्टमर के लिए कस्टमाइज चेंजेस पॉसिबल नहीं है। लेकिन पुल मॉडल का फायदा क्या है, हमें इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री कैरी करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा कस्टमर के ऑर्डर आने के बाद माल बनता है तो कस्टमर अगर माइनर चेंजेस करवाना चाहे तो हम लोग वो भी करके दे सकते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एक होता है डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है जो हमारे सप्लायर वाला साइड है इस वाली चेन को मैनेज करना, दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और दूसरा है कस्टमर वाली साइड वाली चेन को मैनेज करना और कस्टमर के साइड वाली चेन को मैनेज करना इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। अब जो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें अपन ने तीन एस्पेक्ट पढ़े थे। सर तीन एस्पेक्ट क्या पढ़े थे? पहला हमने पढ़ा था रिलेशनशिप विद सप्लायर, नंबर 2 हमने पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ सप्लायर और नंबर 3 हमने पढ़ा था यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अपस्ट्रीम सप्लाई मैनेजमेंट में हमारे लिए तीन बातें महत्वपूर्ण है। पहला रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप विद सप्लायर, नंबर दो सिलेक्शन ऑफ सप्लायर और नंबर 3 यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप विद सप्लायर के बारे में। तो रिलेशनशिप विद सप्लायर का मतलब है कि हमें अपने लिए हमें अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि हमें किस तरह के सप्लायर के साथ में काम करना है। तो सप्लायर के बारे में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपने को बनानी पड़ेगी कि किस तरह के सप्लायर के साथ में अपने को जोड़ना है, अपने को काम करना है, ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। अब यहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि जैसे कौन से सप्लायर हैं जो रिलायबल माल जो ड्यू डेट पर माल दे पाएंगे, बिना डिफेक्ट के माल दे पाएंगे, जो इमरजेंसी ऑर्डर है वो दे पाएंगे। बहुत सारी चीजों को देखते हुए अपन लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप विद सप्लायर। अभी जो रिलेशनशिप विद सप्लायर है इसका मतलब है सप्लायर के बारे में स्ट्रेटेजी बनाना। अब इस स्ट्रेटेजी में आपको क्या क्या चीजें देखनी होगी। सबसे पहला सोर्सेज ऑफ सप्लाई। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है, आपको रॉ मटेरियल किसी बड़े सप्लायर से लेना है या छोटे सप्लायर से लेना है या फिर कौन से देश से लेना है, कहां से लेना है, ताकि आपको टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आपको कम से कम बियर करना पड़े। नंबर ऑफ सप्लायर, आपको दूसरी चीज ये डिसाइड करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेटेजी ये बनानी पड़ेगी कि आपको ज्यादा सप्लायर के साथ में काम करना है या एक सप्लायर या फिर कम सप्लायर के साथ में काम करना है। नंबर 3 कॉस्ट क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी। दैट मींस हम लोगों को कॉस्ट, क्वालिटी और स्पीड ऑफ डिलीवरी में तीनों चीजों में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके एक राइट बैलेंस बनाना होता है ताकि हमें सही रेट पर सही रॉ मटेरियल मिल पाए। तो हमें कॉस्ट में कितना कॉम्प्रोमाइज करना है, क्वालिटी में कितना कॉम्प्रोमाइज करना है, स्पीड में कितना कॉम्प्रोमाइज करना है, इसका प्रॉपर बैलेंस आपको तय करना पड़ेगा, तभी आप सप्लायर का सिलेक्शन कर पाओगे। एंड लास्ट वन इज मेक एंड बाय डिसीजन। मतलब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कंपोनेंट को घर में बनाना है और कौन से कंपोनेंट को बाजार से लेना है। तो जो कंपोनेंट आपको घर में बनाना है और जो कंपोनेंट आपको बाजार से लेना है उसी के अकॉर्डिंग आपको सप्लायर का इवैल्यूएशन करना होगा, सप्लायर का सिलेक्शन करना होगा। सेकेंड एस्पेक्ट है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। सप्लायर का प्रॉपर एनालिसिस कर लो और उसके मुताबिक जो आपकी स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी में फिट होने वाला सप्लायर सिलेक्ट कर लो। लास्ट वन इज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करो। इसमें 3 पॉइंट थे, ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग और तीसरा ई पेमेंट। ठीक है। फिर हमने बात की थी डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 4 एस्पेक्ट थे, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तीसरा यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चौथा है ब्रांडिंग। बेटा कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग में हमने बोला था कि भैया रिलेशनशिप मार्केटिंग के टोटल 6 मॉडल होते हैं, 6 मार्केट मॉडल है। कौन कौन से मार्केट मॉडल? इंटरनल डिपार्टमेंट। सबसे पहला
आपके जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स है इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और हार्मनी होनी चाहिए और ये एक दूसरे को कस्टमर की तरह ट्रीट करें। नंबर 2, कस्टमर मार्केट। हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है और जो हमारे फ्यूचर कस्टमर है उनके साथ में एक प्रॉपर इंटरेक्शन और प्रॉपर रिलेशनशिप जो है वो मैनेज होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारे पास में फ्यूचर में सेल आती है। रेफरल मार्केट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके रेफरेंस से हमारा माल बिकता है, तो रेफरेंस वाले लोगों के साथ में भी हमें प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करना है ताकि उनके पास अगर कोई ग्राहक आए तो वो हमारा रेफरेंस दे। इसके बाद में इन्फ्लुएंसर्स मार्केट, मतलब वो लोग जो रेफरेंस किसी को डायरेक्ट रेफरेंस नहीं देते लेकिन वो पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ में भी अपने को प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। देन सप्लायर मार्केट, हमें अपने सप्लायर्स के साथ में भी प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके साथ में बढ़िया रिलेशनशिप रहेगा तो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल कम रेटों पर मिलेगा और डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमें रॉ मटेरियल अरेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी। देन कम्स रिक्रूटर्स मार्केट, अगर रिक्रूटर्स के साथ में हमारा रिलेशनशिप बढ़िया रहेगा तो हमें अच्छे एम्प्लॉइज, वेल स्किल्ड एम्प्लॉइज हम लोगों को मिल पाएंगे, जिसका अल्टीमेटली फायदा ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में आएगा। देन कम्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करना है, कस्टमर के साथ में जो हमारा रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहला कस्टमर एनालिसिस, मतलब कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके रखो कि कस्टमर किस तरह का सामान खरीदता है, कस्टमर कौन से ज्योग्राफिकल एरिया को बिलोंग करता है, कस्टमर की इगोइस्टिक नीड्स क्या है, कस्टमर की स्टेटस नीड्स जो है वो क्या है, कस्टमर जो है वो किस तरह का सामान खरीदना पसंद करता है, ये सारा का सारा डेटा आप एनालाइज करो, तभी आप कस्टमर के साथ में प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे। देन कम्स कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, हर साल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की सहायता से हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कस्टमर वाइज प्रॉफिट, मतलब हम हर कस्टमर का प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कस्टमर इस साल हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल था, इससे हमें प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब एक कस्टमर के बारे में हम प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, हम लोग प्रॉपर प्रोजेक्शन करते हैं कि ये कस्टमर आने वाले वर्षों में हमसे कितने रुपए का माल खरीदेगा और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। उस लाइफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी की हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उस प्रेजेंट वैल्यू को बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करने से हमें कस्टमर के बारे में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में सहायता मिलती है। देन कम्स कस्टमर सिलेक्शन, कस्टमर का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद में, कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करने के बाद में, कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू एनालिसिस करने के बाद में हम लोग ये तय करते हैं कि हमें किस कस्टमर को टारगेट करना है और ये भी सोचना पड़ता है कि इस कस्टमर को अप्रोच कैसे करें। ठीक है, देन कम्स कस्टमर एक्विजिशन, एक बार जब हमने टारगेट कर लिया कि हमें किस कस्टमर को एक्वायर करना है तो फिर हम उसे टारगेट करना है तो हम उसे एक्वायर करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब हम लोग टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से कस्टमर को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग से जोड़ने का प्रयास करेंगे, या फिर पैम्पलेट बांटेंगे, या फिर हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, या फिर हम लोग टेलीविजन में ऐड देंगे, और ये सब करके हम कस्टमर को अपने साथ में जोड़ेंगे। एंड लास्टली और देन कम्स सेकंड लास्ट कस्टमर रिटेंशन, मतलब जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके साथ में प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए चलना है, उसे समय समय पर ऑफर देते हुए चलना है, उसे लॉयल्टी बोनस देते हुए चलना है, उसे लगातार स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए चलना है ताकि वो कस्टमर कभी हमें छोड़ के नहीं जाए, हमेशा हमारे पास में रिटेन रहे। एंड लास्ट वन इज कस्टमर एक्सटेंशन, जो कस्टमर हमारे हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें क्रॉस सेल करने का प्रयास करो, अपसेल करने का प्रयास करो, रिपीट सेल जनरेट करने का प्रयास करो ताकि उससे हमें फर्दर फ्यूचर में और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल पाए। ठीक है, देन अगली बात है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है तीसरा एस्पेक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट क्या कहता है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से आप कस्टमर का नेचर, कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर के टेस्ट को आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आप एनालाइज करो और उसी के अकॉर्डिंग उसे माल बेचने का प्रयास करो। दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट वन इज ब्रांडिंग, अगर आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग होता है तो माल बेचने में बहुत आसानी होती है, इसलिए आप अपने ब्रांड को लगातार स्ट्रांग बनाने का प्रयास करते जाओ। ठीक है, दैट इज कस्टमर, दैट इज डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बात खत्म। ठीक, आसान सी बात थी। ठीक है,
चलिए बेटा, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो तो मैं आपको बता ही रहा था कि इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। मैं सोच रहा हूं कि मैं आपके साथ में एक छोटा सा टॉपिक में आपके साथ में और ले लूं। ये बहुत इजी सा टॉपिक है और टॉपिक नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स एंड आउटसोर्सिंग। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स एंड आउटसोर्सिंग। आइए बेटा, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स और आउटसोर्सिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, सर ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स आखिर होते क्या हैं? देखो बेटा, आजकल एक चीज बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही है कि जैसे मुझे लगता है कि मैं आपके साथ में मैं कोई प्रोजेक्ट कैरी आउट कर रहा हूं और प्रोजेक्ट कैरी आउट कर रहा हूं और मुझे उसमें आपकी सहायता चाहिए। अब दो चीजें हैं, या तो मैं आपकी सर्विस को परचेज कर लूं। अगर मैं आपकी सर्विस को परचेज करता हूं तो मुझे इमीडिएटली आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और दूसरा तरीका है कि मैं आपको प्रॉफिट में पार्टनर बना लूं। मैं आपको पेमेंट ना करूं, मैं आपको प्रॉफिट में पार्टनर बना लूं, और प्रॉफिट में अगर मैंने आपको पार्टनर बना लिया तो यह कहलाएगा गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम अपने सप्लायर्स के साथ में या अपने किसी रिसोर्स प्रोवाइडर के साथ में हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें हम रिसोर्स प्रोवाइडर को रिसोर्स के पैसे नहीं देते, और रिसोर्स प्रोवाइडर जो है वो हमारे साथ में प्रॉफिट में शेयरिंग ले लेता है। तो रिसोर्स प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति या सर्विस प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति हमारे साथ में पार्टनर बन जाता है और वो अपना रेम्युनरेशन लेने के बजाय प्रॉफिट में हिस्सा लेता है। दैट इज कॉल्ड गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूं। बॉलीवुड, आप लोग जानते हैं आजकल आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग जब किसी मूवी में एक्ट करते हैं तो ये लोग अपनी फीस नहीं लेते, बल्कि ये फीस की जगह प्रॉफिट में शेयरिंग लेते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, दूसरी बात आती है आउटसोर्सिंग। सर ये बताइए आउटसोर्सिंग क्या होता है? देखो, दो चीजें हैं बच्चों। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में कोई कंपोनेंट या कोई काम ऐसा होता है जिसे बनाने की टेक्निकल नॉलेज हमारे पास नहीं है, या फिर उसे बनाने के लिए जो मशीनें चाहिए वो मशीनें हमारे पास नहीं है, या फिर तीसरा, उसे बनाने के लिए हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है, और नंबर 4, उसे घर में बनाने का खर्चा ज्यादा आ रहा है बजाय कि बाजार से खरीदने के। तो चारों ही कंडीशन में हम लोग इस कंपोनेंट को या इस एक्टिविटी को हम घर में परफॉर्म नहीं करते, बल्कि बाहर किसी दूसरे से हम ये काम करवा लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। इसे क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग का बिल्कुल सिंपल सा मतलब होता है, आउटसोर्सिंग का बिल्कुल सीधा सीधा सेंस होता है, बिल्कुल सीधा सीधा सीधी सीधी बात होती है कि भैया आपके पास किसी काम को करने के लिए एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज नहीं है, मशीनरी नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, या फिर आपकी घर में बनाने की लागत ज्यादा आ रही है, तो आप ऐसा काम बाहर से करवा लेते हो, बाहर दे देते हो, एंड दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। लेकिन बेटा क्वेश्चन आता है, सर आउटसोर्सिंग के फायदे क्या हैं? वैसे आप लोग को ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मेक एंड बाय में और सब कॉन्ट्रैक्टिंग में अपन ये वाली सारी बातें पढ़ के बैठे हैं, बट फिर भी ठीक है, पढ़ लेते हैं। आउटसोर्सिंग से सबसे पहला फायदा ये होता है कि हमें कॉस्ट सेविंग मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, हम बाहर से काम करवाते ही तब है जब हमारी खुद की करने की कॉस्ट ज्यादा आ रही हो और बाहर से काम सस्ते में हो रहा हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बाहर से काम सस्ते में हो रहा है तो हम लोग काम बाहर से करवा लेते हैं। नंबर 2, इट फ्रीज, अगर हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो उस कंपोनेंट को बनाने के लिए ना तो हमें टेक्नोलॉजी परचेज करनी पड़ती है, ना मशीनें खरीदनी पड़ती है, ना ही हम लोगों को वर्कर्स नौकरी पे रखने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी कैपिटल फ्री हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कंपोनेंट में बनाना बंद कर दूंगा,
अगर एक कंपोनेंट में बनाना बंद कर दूंगा तो ऑब्वियस ही बात है उस कंपोनेंट को बनाने के लिए जो भी रिसोर्स मुझे लगाना था, जो भी कैपिटल मुझे लगानी थी, अब वो कैपिटल मेरी फ्री हो जाएगी, मैं उसे दूसरी जगह पे लगा सकता हूं। और नंबर 3, आपको यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मिल जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिल जाती है? क्योंकि आप अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप तो ये कंपोनेंट बाजार से ले रहे हो, और बाजार से ले रहे हो तो आप बाजार से कितनी भी क्वांटिटी में ये रॉ मटेरियल ले सकते हो, और अगर ये कंपोनेंट बाजार से लिया तो आपको इस कंपोनेंट की वजह से कभी भी अपने प्रोडक्शन को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इससे क्या मिलेगा? फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन बेटा आउटसोर्सिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहली डिसएडवांटेजेस, आपके बिजनेस सीक्रेट लीक होंगे। ठीक है, जैसे दुनिया सोचा करती थी आप 1 करोड़ यूनिट बना के बेच रहे हो, लेकिन आपने सिर्फ 1 लाख यूनिट आउटसोर्स किए, तो जो आउटसोर्स कर रहे हो 1 लाख यूनिट, तो तुरंत मार्केट में ये बात बाहर चली जाएगी कि आपकी सेल 1 करोड़ यूनिट की नहीं है, आपकी सेल 1 लाख यूनिट की है। ठीक है, तो आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो आपका लूज हो जाता है। नंबर 2, जो आपके ऑपरेशंस हैं और जो आपका कंट्रोल है वो आपका दूसरे के हाथ में चला जाता है। इसका मतलब आपकी रिस्क दूसरे बिजनेस की रिस्क के साथ में जुड़ जाती है। मतलब समझ लो, अगर सामने वाले की फैक्ट्री में, सप्लायर की फैक्ट्री में अगर स्ट्राइक हो गई, तो उसकी फैक्ट्री में अगर स्ट्राइक हो गई तो कंपोनेंट नहीं बनेगा, और उसकी फैक्ट्री में कंपोनेंट नहीं बनेगा तो हमारी फैक्ट्री को बंद रखना पड़ेगा। इसका मतलब दूसरे एंटिटी की रिस्क भी मेरे को इफेक्ट करने लगती है, तो ये दूसरी दिक्कत है। और तीसरा कि भैया क्वालिटी इश्यूज जो हैं वो पक्का राइज होंगे। अगर आप कोई भी कंपोनेंट बाहर से परचेज करते हो तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी का बन करके नहीं आएगा जितनी अच्छी क्वालिटी का आप खुद बनाते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटी इश्यूज जो हैं वो भी आपके सामने आएंगे। ये क्या है? डिसएडवांटेजेस। बात खत्म। क्या रहा? तो लीजिए बेटा, ये एक छोटा सा टॉपिक था गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एंड आउटसोर्सिंग का। मैंने सिर्फ आपको वैसे ही पढ़ा दिया है, लेकिन आप लोग जानते हैं ये वाला टॉपिक जो है ये मुझे पढ़ाने की जरूरत थी ही नहीं। ये वाला टॉपिक तो ऑलरेडी मेक एंड बाय में हम लोग बहुत बार डिस्कस करके बैठे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मुझे यहाँ पे टिक टिक घड़ी को देखने से पता चल रहा है कि हमारी क्लास का जो टाइम है वो लगभग फिनिश हो गया है। और क्योंकि क्लास का टाइम हमारा फिनिश हो गया है तो आज की बात मुझे आपके साथ में यहीं पे रोकनी पड़ेगी, और आगे की बात मैं आपके साथ में करूंगा कल की क्लास में। कल की क्लास में आप लोगों को आने से पहले जितनी भी केस स्टडीज यहां पर गिवन है वो सारी की सारी केस स्टडीज आप लोगों को रीड करके आनी है। जितनी भी केस स्टडीज गिवन है चैप्टर नंबर 4 तक, वो सारी की सारी केस स्टडीज आप लोगों को रीड करके आनी है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतनी ही बातें, आगे की बात करेंगे कल की क्लास में।